तो वर्ल्ड कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैट 2 के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। हे एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मैट टू गेस एंड टर्म के पहले पीवाईक्यू में। ठीक है जी, तो ये अपन लोग का पहला पीवाईक्यू होने वाला है। हाँ, इसके बाद और भी पीवाईक्यूज आएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन वगैरह जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसके बिहाइंड जो उसके ट्रेसेस हैं, जो कंसेप्ट उसमें यूज हुआ है, ताकि अगर मैं जो एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, उसके और भी अगर वेरिएंट्स आए तो आप उसको भी मैनेज कर लो समाओ। ये मेरी सोच है। एंड दैट्स अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो तो आई थिंक यू आर टू कोप अप विद दिस। तो सो लेट्स बिगिन। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CSRF टोकन। तो जी, CSRF टोकन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक, तो CSRF टोकन की चीजें पूछी गई है। तो आई होप आपको पता हो CSRF क्या होता है, क्रॉस सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है, और इसके बारे में आपको आपको पता हो। एक चीज मैं बताऊं कि मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने देखे और सब में ये सेम मैंने पाया है कि CSRF, XSS, ठीक है, और भी जो आपकी सर्वर की थी SSE वगैरह, तो ऐसे सारे टॉपिक्स पे दो तीन क्वेश्चन सब में है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, काफ़ी छोटा और इजी टॉपिक है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखा है, XSS वर्सेस CSR। तो आपके इस अगर मैं इसका डिफरेंस दिखाऊं तो आपको क्या होता है इसमें XSS और CSRF में। तो सबसे पहले तो CSRF समझ लो। CSRF में क्या होता है, सपोज कर लो कि आपकी CSRF में, सबसे पहले मैं बताऊं तो क्या होता है कि ये है क्या, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसमें क्या होता है, ये आपकी ऑथेंटिकेटेड मतलब एक्सप्लॉइट, जो अटैकर है वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ब्राउजर टू सेंड अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो लॉग इन यूजर क्लिक। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज आई एंड आपने इसके ऊपर क्लिक करा समहाउ लॉग इन वगैरह के लिए। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटो कैश जो सेशन कुकीज है ना, वो उसको कैश कर लेता है। यहाँ मैंने लिखा ब्राउजर ऑटो कैशेस सेशन कुकी। अब ये सेशन कुकी आपके पास आ गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो अटैकर है उसके पास। अब इसका मतलब अटैकर ने आपको एक लिंक भेजा था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो सपोज कर लो एक बैंक की आपकी वेबसाइट है, अपने अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन कर रखा है, वहां आप ऑथेंटिकेटेड हो, और अटैकर ने क्या करा कि आपको एक लिंक भेजा और बोला कि आप यहाँ लॉग इन कर लो। ठीक है, तो आपने लॉग इन कर लिया और आपने जो लॉग इन करा है वो रिक्वेस्ट जाएगी कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में जो आपकी चीजें और वहां से कुकीज आएंगी, वो उसी कुकीज का यूज करते हैं और उससे बचने के लिए CSRF टोकन्स वगैरह यूज करा जाता है। यहाँ देख सकते हो। और बाय द वे, पहले ये जो एग्जांपल है बैंकिंग वाली एग्जांपल तो है ही, इससे हम स्टार्ट करते हैं। लॉगिन यूजर क्लिक मतलब वही बैंक अकाउंट वगैरह में कुछ में। और जब आप लॉगिंग वगैरह करोगे तो आपको लगेगा हाँ सारी चीजें ठीक है, चल रहा है, बट वो जो लिंक है ना, वो अटैकर ने आपके पास भेजी है, वो एक्चुअल बैंक की लिंक नहीं होगी। तो ब्राउजर जो सेशन कुकी था उसको कैश कर लेगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि सर्वर ट्रीट एज वैलिड यूजर एक्शन। सर्वर को लगा अच्छा है कुकीज, क्योंकि मैंने बताया कुकीज एज ID कार्ड काम करती है आपकी, अच्छा वैलिड एक्शन यूजर है। तो फिर उसके बाद वो जो करना चाहे लाइक ईमेल डिलीटेड या फिर जो भी उसको इशूज क्रिएट करने कर सकता है। तो इसमें आप CSRF टोकन भेज सकते हो, ऐसे नेम CSRF_CSRF देके और जो वैल्यू वगैरह देते हो, समाव यही हुआ CSRF टोकन भेज के इससे बचना। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, मैं आगे बता दूंगा। XSS में क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें अटैकर इंजेक्ट कर देता है मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट को आपके वेब पेजेस में। ठीक है, सपोज करो अनसैनिटाइज्ड कुछ ब्लॉक कमेंट है, जैसे कि उसने अलर्ट हैक समथिंग करके डाल रखा है, या फिर अगर वो चाहे चाहे तो फिर कुकीज को भी यहाँ पे थेफ्ट कर सकता है। तो यही चीज है कि कुकीज उसने चुरा ली। अब उस कुकीज की हेल्प से जो है वो मल्टीपल जगह पे आई मीन टू से सपोज करो आपका डेटाबेस था और किसी तरह से उसने कोई स्क्रिप्ट डाली और वो उसको उस डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, फिर उसने कई सारे यूजर्स से उसकी कुकीज चुरा ली। और जब वो कुकीज चुरा लेगा तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, CSRF या अन्य टाइप के जो भी अटैक्स है। और इसके आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है जी, और लाइक एग्जांपल में जैसा कि क्लियरली बताया गया कि आपके पास एक नाइस पिक्चर था और मतलब करके एक मैसेज आया कुछ, और फिर आपने उसके ऊपर कमेंट कराया, फिर क्लिक करा समाओ, और फिर क्या हुआ कि कोई स्क्रिप्ट थी और वो स्क्रिप्ट आपकी सर्वर के थ्रू डेटाबेस में चली गई। तो अब उसके पास डेटाबेस का एक्सेस है। अब उसके थ्रू वो चाहे तो अपनी कुकीज यूज कर ले, जैसे उसने फेच कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज समाओ करके।
तो उसने फेच करा, अब उसके पास कुकीज है और उससे वो जो भी मैलिशियस चीजें करनी चाहिए कर सकता है। और CSRF का यही सीन था आपके यहाँ पे कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यहाँ पे क्या वो आपकी एक बैंक साइट थी जो कि ऑथेंटिकेटेड थी और इसमें कुकीज था जो कि एक्चुअल कुकीज थी। अब किसी ने इस कुकीज का जुगाड़ करा, आपके पास एक लिंक भेजा, आपने उसके ऊपर लॉग इन करने की कोशिश करी, उसके पास वो कुकीज सेव हो गया, अब उस कुकीज से वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है आपके बैंक्स में, तो ये आपका CSRF हो जाता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्रॉस ओरिजिन कोर्स जो आपका होता है, इसमें क्या होता है जी, तो इसमें आपका ब्राउजर की जो मतलब यहाँ पे लिखा है ब्राउजर फीचर दैट ब्लॉक्स क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट अनलेस अलाउड, मतलब जब तक आपने अलाउड नहीं करा है तो वो ब्लॉक कर देगा ब्राउजर जो है आपका अटैकर साइट। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ मतलब http://evil.com ट्राई टू फेच फ्रॉम API, मतलब एक वेबसाइट ने, मैलिशियस वेबसाइट ने दूसरे के ऊपर रिक्वेस्ट भेजा। तो अगर आपने इसके ऊपर जो अलाउ ओरिजिन वगैरह करके होता है, जो हेडर देती है, मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करा है, शायद वीक 12 का लास्ट जाके आप देखना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है अगर आपने अलाउ नहीं करा है, अनलेस जो एविल वेबसाइट थी, जो एविल साइट थी आपकी, वो वहाँ पे यूज कर लेगी उसको। यहाँ लिखा है प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड कॉमन डोमिनेंस डाटा एक्सेस, और अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हो तो ये अलाउ कर दो आप कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, जो ये चीजें आप ऐसे इसको अलाउ कर सकते हो। और आप बोलोगे अच्छा इसको अलाउ करा और क्या, देखो अगर किसी ने इसका यूज करके रिक्वेस्ट करा तो हो जाएगा, या फिर अगर इसके बाद स्लैश और कोई और इसकी एंड पॉइंट है, सब डायरेक्टरी बोल लो, गौर से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आपने इसको अलाउ करा है, ठीक है। अब बोलोगे, मैं बोलूँ व्हाट इफ ये एंड बेटा व्हाट इफ मैं आपको बोलूँ कोई इसका यूज करे एंड इसके बाद वो क्या करे, इसका तो यूज कर रहा है, इसके बाद उसने क्या करा इसी साइट में, मतलब हो सकता है और भी कई आपकी सब डायरेक्टरीज होती थी, तो उसने कुछ सब डायरेक्टरी का भी नेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया। मतलब सपोज करो उसको ब्लॉक की चाहिए, ट्रस्टेड क्लाइंट की ब्लॉग देखनी है, तो क्या उसको एक्सेस मिलेगा? हाँ, उसको एक्सेस मिल जाएगा, नो डाउट, क्योंकि आपने इसी पूरे के पूरे डोमेन वगैरह को एक्सेस दे रखा है, तो उसकी सब डायरेक्टरी का तो एक्सेस मिल ही जाएगा। SQL इंजेक्शन, इसमें कोई वर्नरेबल क्वेरीज वगैरह आपकी इंजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, कोई मैलिशियस इनपुट हो गया, और ये रिटर्न कर देता है सारे के सारे यूजर के डाटा को, इससे जो आपकी जो मतलब डाटा लीक हो गया उसमें जो इशू है, वो सारी की सारी चीजें इसमें होती है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने, आई होप आप समझ चुके हो जो भी मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और आप बहुत इजीली उसको कर पाओगे। तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CSRF टोकन। तो भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके CSRF टोकन का? ये रहा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके CSRF टोकन का, कि आप टोकन यूज करते हो तो जो सेशन कुकीज पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाती है। बैंक जो है अब वो आपकी आई मीन से जो कुकीज है, कुकीज से हटके वो उस पर्टिकुलर टोकन के ऊपर अब फोकस कर लेगी, ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला टू इनक्रिप्ट यूजर सेशन, क्या ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो देख सकते हैं, हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। एंड देयर आफ्टर इसने बोला कि टू वैलिडेट दैट द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड यूजर, बिल्कुल सही है जी, कि ऑथेंटिकेटेड यूजर से रिक्वेस्ट आई है, CSRF टोकन इसी को वेरीफाई करता है, 200% ये आपकी करेक्ट है। यहाँ इसने बोला टू स्टोर यूजर्स पासवर्ड सिक्योरली, सिक्योरली भाई हैश थोड़ी कर रहे हैं हम, अगर हैशिंग करते तो आप बोलते हैं ना, बिक्रिप्ट यूज करते हैं, JWT टोकन वगैरह, तो बोल सकते थे, बट ये डिस्कार्ड करो आप इसको। देयर आफ्टर टू कंप्रेस HTTP रिक्वेस्ट, ये तो होगा ही नहीं, लाइक टू कंप्रेस HTTP रिक्वेस्ट और समथिंग। टू कंप्रेस HTTP रिक्वेस्ट GZIP वगैरह का हम यूज करते हैं, देख लो इसको, GZIP वगैरह का यूज करते, वो तो यहाँ मतलब हो ही नहीं रहा, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आई होप आपको CSRF समझ आया हो। CSRF टोकन का होता है एक सीक्रेट होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और सर्वर इसको यूज करते हैं, और ये आपके फॉर्म्स वगैरह जो इनपुट फील्ड वगैरह जो पेजेस वगैरह हैं उसमें डाल दिया जाता है ताकि यूजर को ऑथेंटिकेट किया जा सके ढंग से, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊं तो CSRF टोकन को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, वेट लेट मी क्लीन दिस, तो फिर CSRF टोकन को हम एंटी फॉर्जरी टोकन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, एंटी फॉर्जरी टोकन, कि जी अब फॉर्जरी कोई नहीं कर पाएगा, कोई फॉर्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो सेम साइट की कुकीज़ वगैरह जो ओरिजिन चेक कर रही है, रेफर कर रही है हेडर्स वगैरह को, तो वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। और आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे CSRF और XSS के बीच में। मैं फिर से आपको बता दूं दोनों के बीच डिफरेंस।
तो CSRF क्या होता है, टिपिकली इन्वॉल्व यूजर परफॉर्मिंग एन एक्शन, तो आपने कोई एक्शन परफॉर्म करा है ऑथेंटिकेटेड जगहों पे, ठीक है। और XSS में क्या होता है आपका, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, कि डू नॉट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन नहीं चाहिए बियॉन्ड विजिटर कॉम्प्रोमाइज्ड साइट, मतलब कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज साइट वगैरह की चीजें थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी मैंने बताया कि अटैकर इंजेक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है, और इसमें ऑथेंटिकेटेड यूजर के ब्राउजर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मेन डिफरेंस यही है, ठीक है जी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। सेशन रिक्वायरमेंट की बात करिए, डज नॉट रिक्वायर, इसमें कोई एक्टिव सेशन नहीं चाहिए भाई, इसमें तो चाहिए एक्टिव सेशन, तब तो टारगेट करा जाएगा ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने दे रखी है, आप देख सकते हो। एंड इसमें तो लाइक कंफ्यूज होने की कोई बात है ही नहीं, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है स्पेशली, ठीक है। तो XSS आपकी मतलब स्क्रिप्टिंग, जो स्क्रिप्ट है ना उसकी एग्जीक्यूशन को साइट पे एनेबल करता है, और CSS ट्रिक करता है ब्राउजर को, बस इतना याद रखो, डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी जस्ट जस्ट मैंने आपको बताया था जी कि ये कोई साइट है ना, इसको आपने अलाउ करा है, इसको अलाउ करा है तो इसकी सब डायरेक्टरी भी अलाउड होगी। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एन एप्लीकेशन इज लोडेड फ्रॉम, सपोज करो एक एप्लीकेशन यहाँ से लोड करिए आपने, कहाँ से, http://example.com से, विच ऑफ द फॉलोइंग origins will the browser allow, मतलब आपने यहाँ से लोड करा है, अब इनमें से किसको जो है ब्राउजर अलाउ करेगा। वही चीज है, कोर्स वाली चीज है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, आई मीन से जो आपकी चीजें थी, वेटा ये जो है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, नॉट रिक्वेस्ट रिसोर्स शेयरिंग। तो जी ये चीजें इन चारों में से कौन चलेगा, क्या ये चलेगा HTTPS API example.com, क्या लगता है आपको, क्या ये चलना चाहिए? तो जी बात ऐसी है कि ये बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे example.com है, ठीक है, यहाँ पे आपने API.example.com बोला है, यहाँ तो होस्ट जो आपकी होती है ना, होस्ट जिसको आप बोलते हो वही डिफरेंट है, तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। दूसरे में आपने बोला example.com, ठीक है सब सही है, बट आपने यहाँ पे एक API डाल दी है, ठीक है, example.com तक तो सही था, यहाँ पे आपने API डाल दी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्कीम डिफर्स करते हैं HTTP और HTTPS वगैरह के बीच, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में आपने ये डाला है 8080, भाई जो डिफॉल्ट पोर्ट होती है ना, पोर्ट डिफर करती है, डिफॉल्ट जनरली 443 बोलते हो या फिर और भी चीजें होती है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये दे दिया ना इसने कि ये जो example.com है इसके बाद कोई आपकी सब डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहता है, जैसे ब्लॉग हो गया, प्राइस हो गया, यहाँ पे एनीथिंग, तो ये आपकी सही हो जाती है, ये ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाती है अगर आपने इसको अलाउ करा है तो, ठीक है। एंड आई होप ये चीजें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाई समझ आएंगी। और आप अलाउ कैसे करते हो, तो ऐसे अलाउ करते हैं, ऐसे डिफाइन करके कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और इसके अंदर जो भी डालते हो वो चीजें आपकी क्या हो जाती है जी, वो पर्टिकुलर चीजें अलाउड हो जाती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा दो चीजें आपको सीखने की है। सबसे पहली तो ये है कि भाई सेम ओरिजिन पॉलिसी, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम ओरिजिन, ताकि ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपको इशू ना हो, पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी होगा ये, ठीक है। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी, मेरे कहने का क्या मतलब है, लाइक मैं बोल रहा हूँ सेम ओरिजिन पॉलिसी, बट क्यों बोल रहा हूँ मैं सेम ओरिजिन पॉलिसी, पहली चीज सीखने की थी। दूसरी चीज आपकी वही थी, लाइक जो कोर्स की चीज है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, अलाउ, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन समाउ, ठीक है, दो चीजें थी। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या सीखा, सेम ओरिजिन पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, ब्राउजर की सिक्योरिटी मॉडल प्रिवेंट करती है स्क्रिप्ट को कि एक ओरिजिन से वो दूसरे ओरिजिन पे बिना एक्सप्लिसिट, मतलब बिना परमिशन के विजिट करे, तो ये अलाउ नहीं करती। परमिशन है अगर आपने इसमें दिया तो विजिट कर लेगी, ठीक है, और ये सब डायरेक्टली चलेगा, पोर्ट वगैरह और ये जो चीजें, ये सारी चीजें नहीं होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है कि विच ऑफ, आई मीन से नोट विच ऑफ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अपडेट द स्टेट इन Vuex व्हेन हैंडलिंग ऑन एसिंक्रोनस। एंड ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या आपका होता है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अपडेट द स्टेट इन Vuex व्हेन हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन। देखो जी, जब भी आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन Vuex में करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले एक्शन को डिस्पैच करते हैं, फिर वो कमिट करता है म्यूटेशन में जाके, फिर कहीं जाके आपकी जो स्टैंड चेंज वगैरह होती है वो आप देख, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे इसने बोला स्टेट, भाई स्टेट पहले कैसे आपने डाल दी, स्टेट तो पहले होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले एसिंक्रोनस की बात हुई है ना, तो एसिंक्रोनस में आप डिस्पैच कराते हो, तो डिस्पैच एंड एक्शन, एक तो ये
दूसरे बार डिस्पैच जब करते हो एक्शन को तो वो उस पर्टिकुलर जिस एक्शन का आपने नाम दिया होता है उसमें जाता है और कमिट करता है म्यूटेशन को, कमिट करके म्यूटेशन में जो फंक्शन है उसको कॉल करता है, फिर कहीं जाके आपकी स्टेट वगैरह जो है वो चेंज होती है। तो ये चीज़ें, और ये चीज़ें मैंने लेक्चर में भी डिस्कस करी है। तो अगर आपने लेक्चर देखा है फिर तो 200% आप समझ पा रहे होंगे, यही इसकी करेक्ट फ्लो है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है इससे। और यहाँ आप बोलोगे पहला गलत में, तो जी देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेट डाला, ये बिल्कुल अनक्लियर है। आप चेंज कर सकते हो स्टेट को बिफोर डिस्पैचिंग, ठीक है। तो अगर वो डिफाइंड, इसकी फ्लो डिफाइन है, मतलब गलत है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपने बोला कि कमिट अ म्यूटेशन फिर डिस्पैच। भाई म्यूटेशन जो आपकी होती है ना, उसको एसिंक्रोनस वर्क करने के लिए डिस्पैच किसके लिए कॉल होता है जी? एसिंक्रोनस के लिए, जो एक्शंस के अंदर आपने डिफाइन करा होता है। सिंक्रोनस के लिए जो म्यूटेशन वाले ब्लॉक में आपने डिफाइन करा होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना। और स्टेट चेंज, यहाँ स्टेट चेंज बोला फिर कमिट, मतलब इसने तो पूरा उल्टा ही कर दिया, इसने पूरा का पूरा उल्टा कर दिया यहाँ से, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ये सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आपकी 200% यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो यही आपकी करेक्ट आई मीन टू से जो मतलब ऑप्शन है यही हो जाएगी, डिस्पैच वाली। एंड अब चलते हैं अपन लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि सपोज यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन फॉर मिलियंस ऑफ यूजर। भाई मिलियंस ऑफ यूजर के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। एंड विल परफॉर्म, और वो साइट क्या करेगा, बहुत इंटेंसिव मतलब हैवी कैलकुलेशन की चीजें करेगा। क्या करेगा? विल परफॉर्म इंटेंसिव डाटा एनालिसिस एंड रिटर्न रिजल्ट एसिंक्रोनसली। इंटेंसिव डाटा एनालाइज करेगा और रिजल्ट को एसिंक्रोनसली आपको आई मीन टू से जो है रिटर्न कर देगा, ठीक है। गौर से पढ़ो इस पर्टिकुलर लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला अरेंज द फ्लोइंग सेट ऑफ एक्शन, जो ये जो एक्शन है ना 3, तो इसको अरेंज करो। अरेंज द फ्लोइंग सेट ऑफ एक्शंस ऑपरेशंस टू अचीव एन इफिशिएंट एंड स्केलेबल सिस्टम। मतलब ये 3 ऑपरेशन है, इसको एक प्रॉपर फ्लो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अरेंज करो, जिससे कि आप एक स्केलेबल सिस्टम बना सको, ठीक है। तो इन चीजों को जानने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, देखो आपको क्या करना है जी, आपको इंटेंसिव टास्क करना है। तो आपको तो पता है हम स्लेडी वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्यूज वगैरह उसमें होते हैं। तो अगर टास्क इंटेंसिव होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। और जब आप टास्क को किसी क्यू में डालते हो यहाँ पे, तो आपका वही प्रोड्यूसर, मैसेज ब्रोकर जो क्यू या कंज्यूमर की चीजें जो होती है वो यहाँ पे आपकी पिक्चर में आ जाती है जी, कि आपने क्यू में उस चीजों को डाल रखा है। तो पहले तो आप क्यू में डालोगे, फिर क्यू में डालोगे तो क्या होगा, क्यू में डालने के बाद जो आपका आई मीन टू से जो बैकग्राउंड में आपका, तो बैकग्राउंड में जो आपका ये जो वर्कर काम कर रहा होता है, ये इसको लेगा, इस डाटा को एनालाइज करेगा और उसको क्या कर देगा, डेटाबेस में सेव कर देगा, ठीक है। और जब डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो जिस किसी भी बंदे ने ये मतलब आई मीन टू से इस आपको डाटा दिया था कि भाई इसको एनालाइज करो, आप उसको डाटा क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब ये फ्लो होता है। और सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि बाय द वे यहाँ लिखा है ये कंज्यूमर वर्कर जो बोला, यहाँ लिखा है सेव द रिजल्ट टू डेटाबेस, पहला स्टेप। दूसरे में बोला इन्वोक द कॉल यूआरएल, तीसरे में क्यू द रिजल्ट एमआईएम से एनालिसिस जॉब। सबसे पहले तो क्यू में डालेंगे, तो पहले तो थर्ड आएगा। उसके बाद इसने बोला इन्वोक अ कॉल बैक यूआरएल। भाई कॉल बैक यूआरएल इन्वोक करने से पहले एक और स्टेप दे रखा है, सेव द रिजल्ट टू डेटाबेस। तो अब पहला ये होगा कि एनालाइज करो, रिजल्ट को उस डेटाबेस में सेव करो, और फिर क्या करो आप, इन्वोक का कॉल बैक यूआरएल, फिर कॉल बैक यूआरएल को इन्वोक कर दो, ठीक है। किसको इन्वोक कर दो जी, कॉल बैक यूआरएल को इन्वोक कर दो एट लास्ट, कि इन्फॉर्म कर दो जिस किसी ने भी कॉल करे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी ऐसे आप इसके लेवल बनाते हो, 200% सही है। यहाँ इसने कॉल बैक को पहले कर लिया, मतलब आई मीन टू से इन्वोक, तो ये तो नहीं होगा पहला वाला। यहाँ थर्ड है, अब यहाँ पे इसने सेकंड को पहले कर लिया। भाई पहले डाटा सेव तो करो, फिर तो कॉल बैक आप दिखाना। और ये तो बिल्कुल 1 2 3 करके, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, इसने पहले ही सेव कर लिया, ठीक है, फिर कॉल बैक करा, फिर एनालाइज कर, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आई होप आपको समझ आई होंगी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जब भी बात क्यू की आए ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो, आप ये क्यूज वगैरह ही, इसका यूज हम बहुत ज्यादा मतलब क्यों करते हैं, इसका क्या अचीव ऐसा हम कर पाते हैं। तो जी अगर आप मेरे से पूछो तो इससे हम अचीव कर पाते हैं डी कपलिंग, ठीक है।
डी कपल मैं यहाँ बोलता हूँ, तो डी कपलिंग इससे अचीव कर पाते हैं, ये याद रख लो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। डी कपल करता है रिक्वेस्ट सबमिशन को, प्रोसेसिंग और जो आपकी आई मीन टू से जो प्रोसेस करेंगी फिर वर्कर जो उसको रिटर्न करेगा, जो ब्राउजर वगैरह, उन सब में ब्लॉकिंग वगैरह ना हो, उन सब से इसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होंगी जो भी चीजें अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करी। और कॉल बैक तो तब करोगे ना जब सक्सेसफुल होगा समहाउ। तो ये चीजें थी, और ये डीकपल्ड वाली चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेडिस इज ट्रू, मतलब वही रेडिस इज ट्रू नॉट करेक्ट जो भी लिखे हैं यहाँ पे। और बट प्रायर टू दैट पिछले क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है कि जब भी आपको ऐसी क्वेश्चंस आए ना कि स्टेप्स में बताओ कौन क्या होगा, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले कौन आएगा। तो जी सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर आता है। ठीक है, फिर आपकी, मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर आएगा जिसने कोड दिया है, कोड दिया या फिर कोई काम कराया, जैसे कोई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट ने डाटा एनालाइज करने को करा था। फिर दूसरे स्टेप में आपका क्या आता है, दूसरे स्टेप में आपकी क्यूज आती है। ठीक है, आपने वो पर्टिकुलर काम को क्यू में डाला, और फिर यहाँ पे क्यू के बाद आपका क्या आता है, थर्ड स्टेप में क्यू के बाद आपका कंज्यूमर आता है। ठीक है, या फिर जिसको आप वर्कर भी बोलते हो। ठीक है, कंज्यूमर आ गया। आप कंज्यूमर आने के बाद अगर आप परसिस्ट करना चाहते हो तो आप कैशिंग वगैरह, एंड आफ्टर फिर कहीं जाके आप नोटिफाई करते हो। तो प्लीज आप ये कुछ चीजें डीकपल की चीजें जो मैंने बताई यहाँ पे कैसे डीकपल कर रहे हो, ये जो बताई पहले प्रोड्यूसर फिर क्यू फिर ये जो भी चीजें मैंने बताई याद रख लो। आने वाले क्वेश्चन या फिर जो भी दूसरे पीवाईक्यूज हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस इसके मतलब मैंने देखा है आए, और आप में भी आ सकते हैं नो डाउट। फिर जी नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिस के सब्जेक्ट पे कौन सा ट्रू है। तो एज यू नो कि रेडिस आपकी इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर होती है, मतलब स्टोर करती है इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इसने बोला रेडिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस दैट यूज एसक्यूएल। भाई ये तो बिल्कुल नहीं होना कि जी रेडिस आपका डेटाबेस है जो कि आपकी एसक्यूएल आई मीन से जो क्वेरी डाटा करती है, मतलब एसक्यूएल क्वेरी डाटा जो भी दे रखा है उसको स्टोर करती है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपकी एक्यूरेट मतलब यहाँ पे होती नहीं है। फिर उसने यहाँ पे बोला ये इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर स्टोर है जो कि यूज करा जाता है डाटा बेस के तौर पे। क्या इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर स्टोर, इन मेमोरी का मतलब आई होप आपको पता, एक्सप्लेन करा है मैंने अपने लेक्चर में। कॉमनली यूजेस एज अ डेटाबेस कैश, ठीक है पता है आपको, एंड मैसेज ब्रोकर, बिल्कुल सही है ये पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, रेडिस प्राइमरली जो डिजाइन करी गई थी इन मेमोरी डाटा स्टोर के कारण, जो ये मल्टीपल टाइप्स की डाटा को स्टोर करेगी, स्ट्रक्चर्स के डाटा को, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, हैश, स्ट्रीम्स, बिटमैप्स, बहुत सी चीजें। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। और ये आपकी मैसेज ब्रोकर की तरह भी काम करते हैं। मैसेज ब्रोकर बोलो तो कौन, तो याद आई होप आपको होगा पब सब, वही पब्लिकेशन सब्सक्राइबर हो गया, स्ट्रीम आपका हो गया, स्ट्रीम लिखूंगा ना मैं, स्ट्रीम्स आपका होगा। तो ये चीज आपकी मोर और लेस है, और ऐसे ही ये काम करता है। ये कोई रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, इसकी अपनी कमांड एपीआई होती है। फिर से मैंने बोला रेडिस जो है ना आपका कोई रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, और ये एसक्यूएल का यूज नहीं करता क्वेरी के लिए, इसकी अपनी कमांड एपीआई होती है जिसके थ्रू ये सारी की सारी काम करता है। ठीक है, और परसिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि वही इन मेमोरी फॉर स्पीड, और जो आपकी एक्स्ट्रा परसिस्टेंसी जो ये आपको देता है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो जो भी मैंने अभी आपको बताई। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज़ और याद रखना, रेडिस से आप क्या करते हो, रेडिस का यूज करके आप रेप्लिकेशन कर सकते हो, अच्छे से स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है, सार्डिंग कर सकते हो, सार्डिंग मतलब चंक्स में तोड़ना, SHARDING, डाटाबेस को जो चंक्स में तोड़ते हैं, तो वो चीज़ें। और सबसे और एक चीज़ और बताऊं, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स को देखा है तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें समझने में आपको इशू होंगी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी 80% टू 85% तो समझ आ ही रहा होगा। बाय द वे नेक्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, रेडिस कांट हैंडल न्यूमरस ऑपरेशन। भाई बिल्कुल हैंडल कर सकता है, बहुत कैपेबल होता है वो, तब तो उसको मैसेज ब्रोकर वगैरह के तौर पे हम यूज करते हैं ना। रेडिस कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग टाइप, बिल्कुल नहीं जी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करता है। तो लिस्ट, सेट्स, बिट मैप, बहुत सी चीजें आती है। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सिनेरियोज इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF। याद करो अब आप, मैंने क्यों इतने डेप्थ में आपको बताया था, क्यों बैंक का एग्जांपल मैंने दिया था। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे कितना इजीली होता है।
तो इसने बोला CSRF में क्या होता है, CSRF अटैक में, कि एक यूजर रिसीव करता है ईमेल जिसमें एक लिंक है जो कि फिशिंग साइट है, मतलब टू ए फिशिंग साइट दैट आस्क फॉर देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कि आपकी कोई मैलिशियस लिंक आई है, तो होता है क्या यहाँ पे, ऑथेंटिकेटेड मेनली ब्राउजर को आप टारगेट करते हो जो कि ऑथेंटिकेटेड सेशन है ऑलरेडी। मैं बोला यूजर क्लिक्स ऑन मैलिशियस लिंक, बिल्कुल जी, जो हैकर ने आपको भेजा है, यूजर क्लिक्स ऑन मैलिशियस लिंक while logged onto their bank account and without their knowledge money transfer is sent a money transfer request is sent to the bank server using users authenticated session। बंदा authenticated था, उसका यूज करके यहाँ पे जो भी चीजें हुई, क्यों हुई? तो मैलिशियस लिंक पे आपने जो क्लिक करा, तो 200% सही है। अब नेक्स्ट में बोला हैकर यूज ब्रूट फोर्स अटैक टू गेस पासवर्ड ऑफ यूजर्स ऑनलाइन अकाउंट, बिल्कुल नहीं, ट्रिक करता है डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग, हटाओ इसको भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोला है, एंड आई होप आप CSRF XSS को अच्छे से देख लेना। ठीक है, XSS में क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्टिंग होती है। बाय द वे एक टर्म यहाँ पे आया था फिशिंग, ये जो आपकी टर्म है ना फिशिंग, इसमें क्या हो रहा होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, जब भी आप फिशिंग की बात करते हो तो इसमें एक सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें आप यूजर को ट्रिक करते हो डाइवर्जिंग सीक्रेट्स में, तो ये फिशिंग बोलते हो, सोशल इंजीनियरिंग है। एंड मालवेयर तो आपको पता ही है, मैलवेयर नॉट मालवेयर। ठीक है, एंड आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एंड देयर आफ्टर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये रही, कुछ मैच करना है, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले इसमें बोला वेब हुक्स, वेब हुक्स में आप क्या करते हो? तो जी वेब हुक्स में आप नोटिफिकेशन भेजते हो, किसी को कोई इवेंट होकर हुई, आपने शॉपिंग करा, सक्सेसफुल हुआ, तो आपके मेल पे आया कि हाँ जी कंटिन्यू करो, बिलिंग हो चुकी है, फेल हुआ तो आया, तो 1 का तो C होगा। 2 वेब सॉकेट्स, वेब सॉकेट्स ताकि यूज करते हैं, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट्स का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली यहाँ पे हो जाती है। API का क्यों यूज करते हो आप? तो API का आप यूज करते हो जनरली कोई आपको मैसेज ब्रॉडकास्ट करनी हो, ठीक है, आई मीन टू से नॉट मैसेज ब्रॉडकास्ट, सॉरी, यहाँ API का यूज करते हो जब आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच डाटा रिक्वेस्ट आई मीन टू से एक्सचेंज कर रहा हूँ, ये तो पता ही है। अब बारी आई पोलिंग और पबसब की, तो पोलिंग क्या है? पोलिंग है कि बार बार आप जा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई कोई रिक्वेस्ट है क्या, कोई रिक्वेस्ट है क्या, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। ऑन द अदर एंड पबसब क्या होता है कि पबसब लाइक रेडियो, रेडियो से मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको मल्टीपल सब्सक्राइबर साइमल्टेनियसली सुन पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 5 का ही होगा, तो 4 का तो P बच गया, तो ये ऑप्शन आपकी 200% सही होती है। और ये सही है तो बाकी की तो गलत ही होगी। 1 का इसने D बोला है, तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। 1 का D, वेब हुक का इसने बोला एक्सचेंज डाटा बिटवीन, बिल्कुल नहीं भाई। एंड अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपकी एक सबसे पहले तो कोड दे रखे, कंसीडर द बिलो जावास्क्रिप्ट कोड, बिल्कुल कंसीडर करेंगे जी, 100% करेंगे। तो यहाँ से बोला फंक्शन पेरेंट है, तो A इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन पूरी की पूरी है, देखो आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कोड है ना, ये पूरा का पूरा कोड ये है, और इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया है और कुछ वेरिएबल्स है। वेयर क्या करता है, ग्लोबली स्टोर करता है, ग्लोबल मेमोरी। बट द पॉइंट इज यहाँ पे फंक्शन जो है ना, वो जब उसकी मतलब जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसकी अपनी एक स्पेस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन के जो लोकल स्पेस में इसने A इक्वल टू 1 डाला, देर आफ्टर इसने चाइल्ड में लॉग A कराया है, ठीक है, A को इसने प्रिंट कराया, देर आफ्टर A इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई सुनिए, देखो गौर करना, A इक्वल टू 2 प्रिंट करा, फिर कहीं जाके इसने इस चाइल्ड को क्या करा जी, रिटर्न करा है, ठीक है, A इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिया, फिर जाके इसने चाइल्ड को रिटर्न करा है। और आपने क्या करा, आपने पेरेंट को कॉल करा, और जो भी यहाँ पे पेरेंट आपकी आई मीन से रिटर्न कर रही होगी ना, जो भी आपकी पेरेंट यहाँ पे रिटर्न कर रही होगी वो इस क्लोजर में आके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, मतलब क्लोजर नाम के वेरिएबल में। और पेरेंट क्या रिटर्न कर रहा है, तो चाइल्ड नाम का फंक्शन, तो वो इसमें आएगा। तो जब हम क्लोजर को कॉल करेंगे तो कौन कॉल होगा, चाइल्ड कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट ने चाइल्ड रिटर्न करा था और चाइल्ड यहाँ पे आके स्टोर हुआ, तो हमने इसको कॉल करा, तो चाइल्ड आई मीन से कॉल होगा ना, चाइल्ड प्रिंट कर रहा है A को, ठीक है। मुद्दा ये आया कि A1 होगा कि A2 होगा, तो देखो जी A जो आपका है ना, A आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि आपने अपडेट कर दिया था, फिर कहीं जाके आपने चाइल्ड को रिटर्न करा, ठीक है, A तो आपका 2 होगा। चलिए इसके कुछ मैं लाइक आपको कोडिंग, इसे कोड करके भी इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ, ताकि आप सेटिएट कर पाओ कि हाँ जी ये चीजें ऐसी है, मतलब समझ बेहतर आती है ना।
तो जी यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या दिया, यहाँ पे इसने रिटर्न करा है लाइक ये जो फंक्शन पेरेंट करके जो मैंने कॉल करी थी, इसने 2 रिटर्न करा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये यहाँ हो गया। व्हाट इफ एक वक्त के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि ठीक है अगर ऐसी चीज है तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, रिटर्न चाइल्ड पहले कर देते हैं। फिर क्या, फिर ये चलेगा रिटर्न चाइल्ड पहले कर दोगे तो आपने तो पहले ही कोड रिटर्न कर दिया है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। चलाओगे इसको तो इसने 1 दिया, क्योंकि भाई ये तो पहले ही रिटर्न हो रहा है, फिर ये इक्वल टू 2 करके क्या फायदा। तो ये चीजें एंड और भी इसके लाइक वेरिएंट्स एग्जांपल्स वगैरह हो सकते हैं। सपोज कर लो कि हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने इसी के अंदर ना, आई मीन टू से इसके अंदर यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स, ये मतलब ए इक्वल टू 2 करके जो है वो यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हम 4 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा चलो 3 दे देते हैं। तो फिर क्या होगा, देखते हैं क्या यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर भी 2, अब इस बार 2 प्रिंट हुआ। आप बोलोगे इस बार इसने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप चाइल्ड को कॉल कर रहे हो, ये चाइल्ड का ब्लॉक है, तो पहले इसके अंदर जो है ये उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, इंस्टेड ये बाहर वालों को करे। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रिक्स हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके आपको दे सकता है, तो देख लेना आप। एंड दे आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसने बोला कंसीडर द फ्लोइंग जावास्क्रिप्ट स्निपेट, जो भी आपको यहाँ पे स्निपेट दे रखी है बिल्कुल कंसीडर करो आप। एंड फिर बोला कि सबसे पहले 3 स्निपेट है, 1 2 3। पहले स्निपेट में आपने क्या करा, सेशन स्टोरेज में डाटा, आई एज यू नो सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो सेशन स्टोरेज में क्या होता है, जो भी आप डाटा देते हो वो जैसे ही ब्राउजर बंद करते हो वो डिलीट हो जाता है, बट लोकल स्टोरेज में डाटा परसिस्ट करता है, इवन मतलब सेव रहता है ब्राउजर, आई मीन टू सेव बंद होने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें सेट आइटम में बोला यूजर नेम, ठीक है, की गौर करना है, इसने की बोला है कि भाई सेट आइटम करो एक की जिसका नाम यूजर नेम है और उसकी वैल्यू कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी सेशन में हमने स्टोर करा था उसको उसने गेट कर लिया। तो उसने किसको गेट करा, यूजर नेम की जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू इसका क्या है, तो वैल्यू इसका है कोर्स अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, एंड स्निपेट 2 में इसने क्या बोला, इसने बोला भाई रिमूव कर दे यूजर नेम को, तो यहाँ से तो अब रिमूव हो गया है। ठीक है, चीजें तो रिमूव हो गई, और फिर उसके बाद रिमूव करने के बाद फिर से उसने गेट करने की कोशिश करी, तो भाई कैसे गेट कर लोगे। ठीक है, और तीसरे स्निपेट में इसने बोला कि क्लियर कर दो बिल्कुल, तो यहाँ क्या आएगा, तो फिर पूछेगा कि इन तीनों में क्या क्या आएगा, स्टोर्ड 1 स्टोर, तो वही पूछा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड यूजर नेम, मतलब इसमें देयर आफ्टर उसके बाद इसकी बात करी गई है रिमूव्ड यूजर नेम, फिर क्लियर्ड स्टोरेज करके जो चीज है। तो क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन इस कोड को आप एग्जीक्यूट कर लोगे देयर आफ्टर। तो सबसे पहले में क्या आएगा, कोर्स अंडरस्कोर यूजर, दूसरे में आपका नल हो जाएगा। आप बोलोगे नल क्यों होगा, क्योंकि भाई आपने वैल्यू डिलीट करी है। ठीक है, हो सकता है कि अब भी हो तो नल आ गया। तीसरे में आपने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने आइटम को, फिर से मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आपने आइटम को रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव आइटम कीज जो होता है उसको डिलीट करता है, और जो गेट आइटम जब आप कॉल करोगे ऐसे की के लिए जो कि एग्जिस्ट, चूंकि आपने डिलीट कर दिया उस की को, यूजर नेम वाले की को, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो नल देगा ना। और आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, एम्प्टी कर दिया सारे के सारे स्टोरेज को, तो आपकी अनडिफाइंड दे दिया। तो यही चीजें समझने वाली थी, कब अनडिफाइंड आता है कब नल। और ये देख लो आप, स्टोर यूजर नेम कोर्स यूजर, रिमूव में नल, और यहाँ पे आपकी अनडिफाइंड, तो ये सही हो गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है जी कि ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल डिफाइंड है नम, और एक रेगुलर फंक्शन है, एक एरो फंक्शन है। इंपॉर्टेंट है, देखो रेगुलर फंक्शन एरो फंक्शन, फिर आपने रेगुलर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट रेगुलर फंक्शन, फिर एरो फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लिया। तो इसने बोला व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेगुलर रिजल्ट और एरो रिजल्ट की क्या वैल्यू होगी, तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है वही तो होगी। तो ये एरो फंक्शन है आपका यहाँ पे। एंड एज यू नो, जो आपकी एरो फंक्शन होती है ना, उसके पास खुद की दिस कीवर्ड नहीं होती। ठीक है, जब ये फंक्शन बनेगा नॉर्मल वाला, तो इसमें दिस कीवर्ड इसको मिलेगा, आर्ग्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये बनेगा तो भाई इसको दिस कीवर्ड तो मिला ही नहीं, नहीं मिलना है। तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट को बोलता है कि मेरे पास तो दिस है नहीं, आप अपना दिस मुझे दे दोगे क्या कुछ देर के लिए, ताकि मैं इस वैल्यू को रिटर्न कर पाऊँ। बोलेगा दे दूंगा भाई, ठीक है ले ले मेरी दिस। और दिस क्या कॉल करता है, अपने सराउंडिंग पॉइंट करता है अपने सराउंडिंग की चीजों को। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ डिफाइंड है, ग्लोबली डिफाइंड है भाई, ये ऑब्जेक्ट किसी के अंदर नहीं आ रहा, ग्लोबल स्पेस में डिफाइंड है, तो ग्लोबल को पॉइंट करेगा।
तो भाई अगर उसने ग्लोबल को पॉइंट करा तो ये जो आपकी एरो फंक्शन है, तो ग्लोबल में तो वैल्यू दिस डॉट वैल्यू आपने बोली है समाउ, वैसा कुछ तो आपने दिया नहीं है, वो क्या दे देगा, वो अनडिफाइंड दे देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक इस यहाँ पे आप बोलोगे ये नम लिखा है यहाँ पे, और आप वैल्यू बोल रहे हो दिस डॉट वैल्यू, तो मान लेते हैं इसको एक वक्त के लिए वैल्यू ही है, हो गई होंगी इस मिस्टेक से यहाँ पे, तो ये वैल्यू ही है, तो ये आपका 40 और अनडिफाइंड, यहाँ पे ये 40 रिटर्न करेगा क्योंकि इसके पास दिस कीवर्ड है, दिस किसको पॉइंट करता है, अपने सराउंडिंग को। तो ये जो रेगुलर फंक्शन है इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर देखेगा वैल्यू, और नाम की कोई चीज है 40 है, तो ये 40 और आई मीन टू से ये अलाउड रिजल्ट आपकी अनडिफाइंड चीजें आई मीन से रिटर्न कर देते हैं। एंड आफ्टर फिर उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने एक जावा स्क्रिप्ट की ऑनलाइन एक कंपाइलर खोल रखी है, आप भी चाहो तो खोल सकते हो, VS कोड वगैरह खोलना पड़ता है या फिर जो आपकी कंसोल होती है, सो डेट्स। तो ये आपकी क्या थी, यही आपकी थी एग्जाम्पल। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो 40 एंड अनडिफाइंड आपका यहाँ पे आ गया, 40 एंड अनडिफाइंड। अब एक बात बताओ, सपोज कर लो यहाँ पे नम कर दिया है मैंने, ठीक है, वैल्यू गलती से हो गई होगी, या फिर आप इसी को यहाँ पे अगर चाहो तो आई मीन टू से इसी को वैल्यू कर लो, ठीक है, इसी को हम वैल्यू कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर भी यहाँ पे 40 और अनडिफाइंड आपका आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो आपकी एरो थी फंक्शन, इसने तो इससे दिस मांगा, और इसके पेरेंट में तो कुछ है नहीं, ये तो खुद ग्लोबली में ये ऑब्जेक्ट डिफाइंड है। व्हाट इफ मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 900 डिफाइन कर देता हूँ, फिर क्या देगा ये एरो, तो जाहिर सी बात है इसने इस बार भी यहाँ पे क्या दिया, इसने इस बार भी यहाँ पे अनडिफाइंड ही दिया। क्यों, क्योंकि लेट भाई ब्लॉक मेमोरी, जो ब्लॉक स्कोप होती है ना, ये स्क्रिप्ट मेमोरी में स्टोर करते हैं। व्हाट इफ मैं यहाँ वैर दूं, फिर देखते हैं ये क्या करता है, फिर इस बार भी इसने, तो आई थिंक पता नहीं क्यों इस कंपाइलर में ये बार बार यही दे रहा था, लाइक जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे, लाइक 40 एंड अनडिफाइंड रन करने के बाद भी इवन देखो, बट जब मैंने उसको कंसोल में यहाँ पे खोला तो उसने 40 और 900 दिया, चूंकि ग्लोबल में मैंने 900 डिफाइन करा था, ठीक है जी। तो ऐसे मोर और लेस जो आपकी चीजें होती है ऐसे ही चल रही होती है। एंड फिर से मैं दिखाता हूँ, मैं अगर इसको फिर से लेट कर दूं तो क्या होगा, फिर से मैं लेट करता हूँ तो ये ब्लॉक्ड, मतलब जो ब्लॉक्ड स्कोप होता है ना, लेट और कॉन्स्टिट्यूट स्क्रिप्ट मेमोरी में स्टोर करता है वैल्यू, ना कि ग्लोबल में, तो उसने यहाँ पे 40 और फिर से अनडिफाइंड दे दिया, तो ये वेरिएंट्स है आपके, ठीक है। क्वेश्चन के पता नहीं यहाँ पे क्यों ये ऐसा इशू दे रहा था, समा होते हैं कंपाइलर में वैल्यूज वगैरह को, कई बार वो इंटरनली जो वैल्यूज होती हैं उसको कैश कर लेता है, तो ये कभी कभी चीजें ओकर होती है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, ये तो हो गया, आप समझ गए। अब अपन लोग कहाँ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्क्रिप्ट है, दो अप्रोच बोल लो, कंसिडर द बिलो 2 अप्रोचेस, दो आपके यहाँ पे अप्रोचेस दे रखी है। तो एक अप्रोच में आपका क्या करा है, एक अप्रोच में आपने सेट इंटरवल चला है। एंड आई होप सेट इंटरवल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले सेट इंटरवल में आप क्या करते हो, आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो और यहाँ टाइम देते हो, और ये क्या करता है सेट इंटरवल, ये हर एक इस इंटरवल के बाद, हर एक 2 सेकंड के बाद ये बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा। 2 सेकंड बीतेंगे इसको कॉल करेगा, फिर से 2 सेकंड बीतेंगे फिर से इसको कॉल करेगा, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार कॉल करेगा जो भी फंक्शन आप इसके अंदर दोगे। तो ये हर एक 2 सेकंड में कॉल कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी आती है 2 सेकंड के बाद की जो चीज, देर आफ्टर नेक्स्ट का आपका क्या है कि ये टाइटल है, बाय द वे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के टाइटल में डालेगा, ये टाइटल भी डालेगा, ये हर एक 2 सेकंड में खुद को रिपीट कर रहा है, ये हर एक 1 सेकंड में, और दूसरे में वही टाइटल है टाइटल बी की चीजें सेम चीजें, और ये खुद को हर एक 1 सेकंड में रिपीट कर रहा है, और ये खुद को हर एक 2 सेकंड में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसने बोला है करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो, तो अप्रोच 1 है ना, ये टॉगल करेगा, टॉगल द पेज। बाय द वे टॉगल का क्या मतलब होता है, टॉगल का मतलब होता है एक बार क्लिक करो तो सपोज करो एक बार क्लिक करने पे आपकी ट्रू आई, तो दूसरी बार क्लिक करने पे फॉल्स आए, ट्रू फॉल्स। जैसे आपकी स्विच होती है ना फैन की, एक बार क्लिक करो तो ऑन हो जाती है, फिर क्लिक करो ऑफ हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक बार देखो यहाँ क्या लिखा है, टॉगल लाइट मेथड इस पर्टिकुलर कंपाइलर में, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो व्हाइट होगा, फिर से क्लिक करूँ तो ये होगा, मतलब कंडीशन को उल्टा कर देना, स्टेट को उल्टा कर देना, ठीक है। लाइट से डार्क, डार्क से लाइट समो, तो यही आपकी होती है यहाँ पे। तो इसने बोला है कि अप्रोच 1 टॉगल करेगा टाइटल 1 टाइटल 2 बी के बीच, मतलब एक बार दिखाएगा टाइटल 1, ठीक है, मतलब टाइटल ए, और फिर दिखाएगा टाइटल बी, फिर दिखाएगा टाइटल ए, ठीक है, टाइटल ए फिर दिखाएगा टाइटल बी। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, ये 2 सेकंड ले रहा है, ये हर एक 2 सेकंड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, ये हर एक 1 सेकंड बाद ही रिपीट कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले आ जाएगा आपका 2 बार टाइटल बी आ चुका होगा। अगर आप मेरे से पूछो ये कैसे एक्ट कर रहा है, तो 2 बार तो अब मैं सिर्फ बी लिखता हूँ इंस्टेड लाइक टाइटल बी वगैरह लिखो,
तो 2 बार आपकी टाइटल बी टीवी लिख देता हूँ मैं, टाइटल बी आपकी आ चुकी होगी 2 बार। तो 1-1 सेकंड के इंटरवल चल रहा है, फिर कहीं जाके आपका टाइटल ए आएगा, ठीक है। फिर 2 बार टाइटल बी, फिर टाइटल। तो ये तो टॉगल नहीं हो रहा। टॉगल होने का क्या मतलब है, एक बार बी आया फिर ए आता, फिर बी आई फिर ए आती, समझ यही तो होगा ना। यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 सेकंड के आई एम से कंटेक्स्ट में कर रहा है। तो नन ऑफ द अप्रोचेस विल टॉगल पेज टाइटल आफ्टर एवरी 1 सेकंड। तो इनमें से कोई भी अप्रोच आपकी पेज को टॉगल कर नहीं पाएगी। तो ये बाकी सब गलत है, ये आपकी बस सही है कि इनमें से कोई भी अप्रोच जो आपने दिया ना, कोई भी टॉगल नहीं कर पाएगी। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डिफाइन करा गया है जी, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आप जावास्क्रिप्ट की एक कोड है कि लूप चलाओ और फिर सेट टाइम आउट यहाँ पे रन करो, जो कि जो आई होगा उसको कंसोल कर रहा है। देयर आफ्टर ये जो भी आई होगी उसको 1500 से इंटू करके मतलब उतने टाइम के बाद वो चीजें आएंगी, मतलब पहली आई फिर दूसरी। फॉर एग्जाम्पल आई इनिशियली 0 होंगी, ठीक है। तो 0 + 1 क्या होगा 1, ठीक है, इंटू 1500। मतलब भाई 1500 मतलब 1.5 सेकंड के बाद पहली चीजें दिखेंगी, कंसोल कंसोल होगी यहाँ पे, मतलब आई को कंसोल करेगा। तो 0 मतलब 0 कब दिखेगा 1.5 सेकंड के बाद। फिर 0 के बाद ये आई क्या होगा, आई 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 1500, मतलब 1500 टू द 3000। तो फिर ये 3 सेकंड के बाद आई = 1 दिखेगी। ऐसे करते करते आगे आप ये समझ सकते हो। तो ये टाइम आउट आपका क्या देगा, आपके अकॉर्डिंग तो यही देना चाहिए था 0 1 2 और ये 3 से लेस देन या इक्वल टू तक बोला है। तो यही देना चाहिए था 0 1 2 3 आई इक्वल टू 1 2 3। और ये जो सेकंड्स है बढ़ती जाती, 1.5 है 15 है, और जब ये 3 होता 2 और 2 + 1 3 45 सेकंड, मतलब 4 सेकंड 4.5 सेकंड एंड देन आफ्टर 6 सेकंड। तो यही होता आपके अकॉर्डिंग, बट ऐसा होगा नहीं यार। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ना कि आपने वेर यूज करा है, ठीक है। तो ये लूप चल लेगी पूरी की पूरी, फिर जाके सेट टाइम आउट कॉल होगा, क्योंकि सेट टाइम आउट तो वेब एपीआई में जाती है ना, और ये ग्लोबल में चल रहा है। तो भाई ये इस ब्लॉक वाले स्कोप से, ये जो फंक्शन की जो फॉर लूप की जो ब्लॉक है, इससे ये अलाइन नहीं करता। जब आप वेर देते हो तो ग्लोबली वो कॉल करता है। तो क्या होगा, जब ये टाइम आउट खत्म होगा ना, तो जब ये सेट टाइम आउट आपका, मतलब ये जो टाइम जब खत्म हो जाएगा, तो सेट टाइम आउट जब खुद को कॉल करेगा तो उसको आई 0 नहीं मिलनी, आई 1 2 3 नहीं मिलनी, आई इसको मिलनी है 4, ठीक है। अब बोलोगे 4 क्यों, आपने तो बोला था कि जी की ये जो है ना ये बस लेस देन 3 तक चलेगा। तो देखो जी बात ऐसी है कि सबसे पहली बात कि जब तक ये चलेगा ना पूरा, आई मीन टू से ये जो लूप है, बाय द टाइम जो आपकी कॉल बैक रन जो हो रही है यहाँ पे, तो लूप आपकी आई = 4 तक पहुंच चुकी होगी। क्यों, क्योंकि एज यू नो ये किस स्टेप में चलता है, पहले ये चला, ठीक है, एंड दे आफ्टर आपकी ये जो होती है, सबसे पहले ये चलता है आपका, मतलब ये जो इनिशियलाइजेशन है ये, और फिर उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है, और फिर थर्ड स्टेप में ना आपके बॉडी के अंदर वो लूप एंटर कर जाता है। फिर फोर्थ स्टेप में आपकी जाके इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले तो आई 0 आया, फिर आई 1 आया, आई 2 आया, आई 3 आया, मतलब लेस देन या इक्वल टू 3 बोला है। तो जब 3 आ गया ना, तो वो इसके अंदर आ चुका था। जब इसने 3 लेस देन 3 तक आपने बोला, तब तक वो इसके अंदर आया, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। तो आई = 0 के लिए चला, आई = 1 के लिए चला, 2 3 तक के लिए चला, बट इसके बाद आखिर में जाके वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये स्टेप वाली आखिर में चलती है, तो ये भी तो चलेगा। तो ये यहाँ पे इसको 4 बना देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, बट द पॉइंट इज आपने वेर डिफाइन करा है। और सेट टाइम आउट आपका कब चलेगा, सेट टाइम आउट आपका चलेगा जब ये लूप पूरी की पूरी चल चुकी होगी। तो लास्ट में आपकी जो वेर आई आपने डिफाइन करा, ये आई आपकी क्या होगी 4 होगी। तो ये 4 को ही अपनी वैल्यू कंसीडर करेगा। 0 1 2 3 4 को आपने ओवरराइड कर दिया। कैसे हुआ, पहले वेर आई = 0 हो गई होगी, फिर वेर आई मीन टू से वेर आई = 1 हो गई, ऐसे 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 करते करते एट लास्ट वेर आई = आपका 4 हो गया, ठीक है। वो ठीक है 4 हो गया जी। और जब ये 4 हो गया, इसने तो देखो 0 था, 0 को 1 ने ओवरराइड करा, 1 को 2, 2 ने 2 को 3 ने 3 को 4 ने, एट लास्ट वेयर आई = 4। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लेस देन 3 बोला है, फिर भी 4 कैसे हुआ,
क्योंकि ये लूप ऐसे ही चलता है, पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चलेगा, फिर कंडीशन, फिर बॉडी में आता है, फिर ये इंक्रीमेंट होता है। तो जब ये लेस देन 3 इसने चेक करा होगा तो इसने बॉडी में आया होगा, फिर इसने जाके इंक्रीमेंट कर दिया, 4 कर दिया, और जब ये I4 होगी फिर उसके बाद यहाँ पे इसने चेक करा होगा कि I4 है, तो कंडीशन तो फॉल्स थी, तो ये अंदर वाला चला नहीं। खैर, तो एट लास्ट आपकी I4 हो जाएगी ओवरराइट करते करते, ठीक है। तो जब ये सेट टाइम आउट चलेगा ना, क्योंकि इसका तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा फॉर लूप का, सेट टाइम आउट का बच रखा है, तो ये जब इस इंटरवल के बाद चलेगा यहाँ पे, तो आपकी 4 4 4 4 4 को 4 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, आई होप आप समझ पाओगे। अब एक काउंटर क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ भाई हम इसको लेट डिफाइन कर दें तो क्या, फिर कोई इशू नहीं, फिर चीजें चल जाती है फिर, बट एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको कॉन्स्ट डिफाइन कर दोगे फिर इशू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट आई इक्वल टू पहले क्या होगा 0 फिर 1 फिर 2। भाई कॉन्स्ट को आप बार बार री इनिशियलाइज नहीं करते हो ना, सिर्फ एक बार आप देते हो वैल्यू, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, इसके एग्जांपल्स देख। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने चलाया और ये जो भी मतलब ये मतलब कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे मतलब ये आई आपका 4 होगा ना, एट लास्ट 4 + 1 5, और जो भी यहाँ पे 15 5 जा तो समथिंग 5 6 7.5 सेकंड के बाद ये सारी चीजें आपकी आ रही है। तो एट लास्ट आपका 4 4 4 है। अब एक बात बताओ, व्हाट इफ मैं इसको लेट कर दूं, फिर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा लेट करने पे। लेट करने पे ऐसा क्या बदला भाई, लेट आपकी ब्लॉक स्कोप होती है, तो वो इस ब्लॉक से ना खुद को बाइंड कर लेगा, अटैच कर लेगा, तो डेट्स वाई 0 1 2 3 आपकी यहाँ पे एट लास्ट आपकी वैल्यू आई, ठीक है। क्या क्या आया, 0 1 2 3 टाइम्स ही चला आपका, ठीक है जी, 0 1 2 3 टाइम्स, एंड ऐसे ये चीजें मोर और लेस आपकी चलती है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड अगर आप यहाँ पे वैर दे देते तो क्या होता, वैर आखिर में 4 हो जाता है, और इसको तो 4 टाइम्स ही चलना है, तो ये 4 4 4 यहाँ पे करके 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 4 प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसे आपका मोर और लेस यहाँ पे हो रहा होता है, होप आप समझ पाओगे। व्हाट इफ आप इसको कॉन्स्ट लिख दो, फिर ये आपका एरर देगा, कॉन्स्ट आप दे दोगे तो ये एरर दे देगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्ट एक बार आप यहाँ डिफाइन, बार बार कॉन्स्ट 0 I इक्वल टू 0 I इक्वल टू 1 आप ऐसे नहीं करते। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये आपका सही हो गया कि ये आपकी 4 हो गई, मिनिमम ये 6 सेकंड तो मिनिमम लेगा ही लेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग में से वेब हुक्स के सब्जेक्ट में कौन सा ट्रू है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में इसने क्या बोला है, सबसे पहले ऑप्शन में वेब हुक्स के सबसे पहले ऑप्शन में इसने बोला है जी कि ये जो आपके ना वेब हुक्स आर यूज्ड टू HTTP रिक्वेस्ट टू कम्युनिकेट इवेंट्स फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। बिल्कुल सही है, 200% आपकी ये सही हो जाती है। और कैसे करते हैं, यूजुअली हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में इसने बोला कि ये वेब हुक रिक्वायर द रिसेप्टेंट, ठीक है, रेसिपिएंट जो भी बोलो आप, रेसिपिएंट सर्विस, रिसेप्टेंट ही बोल देते हैं, टू पीरियोडिकली पोल द सेंडर फॉर अपडेट्स। तो क्या ये सही है, ये पीरियोडिकली पोल कर रहा है? नहीं भाई, जब कोई इवेंट होती है तब ये चलता है, ऐसे नहीं चलता, काटो। ये आपकी सही है कि ये पोस्ट HTTP को इम्प्लीमेंट करता है, और ये गारंटी लास्ट में बोला है, ये गारंटी करती है कि डिलीवर करेगी एग्जैक्टली वंस। ऐसा नहीं है कि ये आपकी बिल्कुल गारंटी कर रही है कि डिलीवर करती है, इसकी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है, ये फैक्ट है। बट अगर वो फेल हो जाए ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली ट्राई करती है कि एक बार और इसको मतलब डिलीवर करा जाए, बट ऑर्डर में नहीं होगा। फिर हो सकता है कोई पहले कॉल हो जाए, कोई बाद में हो समाओ, तो ये चीजें यहाँ पे होती है। इसने इन ऑर्डर वगैरह बोला है तो डिस्कार्ड करो, ये दो आपकी सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले इसने बोला फंक्शन डिक्लेरेशन आर होस्टेड अलोंग देयर डेफिनेशंस। बिल्कुल, आई होप होस्टेड का मतलब आपको पता होगा, लेक्चर मैंने देखे, आपने मेरे देखे तो पता ही होगा। नेक्स्ट में इसने बोला वेरिएबल डिक्लेरेशन विद वेयर आर होस्टेड विद भाई इनिशियलाइजेशन के साथ वेयर होस्टेड नहीं होता है, वेयर आपका अनडिफाइंड के साथ होस्टेड होता है, ठीक है। और लेट कॉन्स्ट तो आपका होस्टेड होता ही नहीं है, ये आपका TDZ में चला जाता है, टेम्पोरल डेड जोन जिसको बोलते हो। वो यहाँ पे बोला है कि लेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर ब्लॉक। मतलब होस्टेड होता है, ऐसा नहीं होस्टेड नहीं होगा, बट ये अनडिफाइंड वगैरह के साथ नहीं होगा, ठीक है। जो वेयर जो है वो अनडिफाइंड के साथ होस्टेड हो जाएगी, ये नहीं होगा। बट रिमेन अनइनिशियलाइज, बिल्कुल, इसको वेयर को आप इनिशियलाइज कर देते हो अनडिफाइंड के साथ, बट होता तो लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्टेड है, बट ये इनिशियलाइज नहीं होता, ये अनइनिशियलाइज रहता है। कब तक, अनटिल एग्जीक्यूशन रीचेज द डिक्लेरेशन, ठीक है। तो टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, ये सही है। ओनली फंक्शन डिक्लेरेशंस आर होस्टेड, नॉट फंक्शन डेफिनेशंस। क्या बोल रहे हो, गलत है ये।
ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, इसको आप मतलब इग्नोर करना, ठीक है। एंड दे आफ्टर फॉर एग्जाम्पल आप में से पूछोगे ना, अच्छा ये आप कैसे बोल लो, कैसे काम कर रहा है, सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लो ये वाली आपकी है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन, ठीक है। मैंने फू करके एक फंक्शन डिफाइन करा, क्या नेम है ना, फू। एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे बोला कंसोल डॉट लॉग करो भाई, कंसोल डॉट लॉग आई एम होस्टेड, ठीक है। मैंने इसको कुछ ऐसा बोला और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया जी। और अब एक बात बताओ, होस्टेड होने का क्या मतलब है, टॉप पे। तो मैं अगर इसको डिफाइन करने से पहले कॉल करूँ तो क्या ये चलेगा? देखते हैं रन करके ये चलता है या फिर नहीं चलता। बिल्कुल होस्ट हो गया ये, नो इशू। अब यहीं पे एक बात बताओ, यहीं पे अगर मैं क्या करूं, मैं बोलूं वेर यू इक्वल टू 90 और मैं यहाँ पे कंसोल करूं कंसोल डॉट लॉग, मतलब वाई यू को मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ डिफाइन करने से पहले। चलो टॉप पे ही करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे चलाऊं तो ये क्या बोलेगा, ये अनडिफाइंड बोलेगा, ठीक है। व्हाट इफ इसके बाद अगर मैं इसको कंसोल करता तो ये बोलता भाई डिफाइंड है, 90 है इसकी वैल्यू। एंड व्हाट इफ इसके जगह पे आप ये यहाँ पे दे देते, मैं इसको इसी को कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, लेट या फिर कॉन्स्ट दे देते, फिर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्स बोल देता हूँ इसको। एंड देयर आफ्टर मैं यहाँ पे इसको एक्स डाल देता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो होता नहीं, ये अनइनिशियलाइज रहता है। तो डेट्स हाउ ये सारे आपके कंसेप्ट हैं। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज आर बेस्ट सूटेड फॉर सैलरी टास्क। बट इसको जानने से पहले आई होप आपको सैलरी टास्क के सब्जेक्ट में पता हो क्या होता है नहीं होता है, और फिर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर इन सब में देखो, अच्छे से देख लो, समझ लो, और इनसे जो भी क्वेश्चन है अब आपसे हो जाने चाहिए। ये जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसके बाद कंसेप्ट में क्या बोला है, बोला प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कि डेटा या फिर टास्क को जो जनरेट करता है वो होता है। की ट्रेट्स इसके क्या है कि जो मैसेज भेज रहा है क्यू को या फिर ब्रोकर को, वो आपकी प्रोड्यूसर होगी, ठीक है। जैसे वेब ऐप आपने जो जीमेल जॉब्स वगैरह सेंड करा, वेब ऐप सेंडिंग ईमेल जॉब, तो प्रोड्यूसर कौन है, जिसने जनरेट करा डाटा या टास्क को या फिर जो मैसेज भेज रहा है क्यूज या ब्रोकर को। कंज्यूमर कौन है, जो कि प्रोसेस कर रहा है डाटा को, लिसन कर रहा है क्यू को या फिर ब्रोकर को फॉर मैसेज, ठीक है। प्रोड्यूसर ने क्या करा, यहाँ पे मैसेज भेजा क्यू या ब्रोकर को, जिसने लिसन करा वो कंज्यूमर हुआ। मैसेज क्यू क्या होता है, तो टेम्पररी स्टोरेज होती है मैसेज के तौर पे, ये फीफो पे काम करती है। और क्या मैसेज क्यू का और क्या सीन है कि डिकपल करती है, किसको, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डिकपल करती है, इंटरडिपेंडेंसीज कम करती है दोनों के बीच, कौन, मैसेज क्यू। टास्क क्यू क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड, देखो मैसेज क्यू ये भी है बट ये स्पेशलाइज्ड मैसेज क्यू है, ठीक है। ऐसा क्या है इसमें, तो भाई ये आपकी रिट्राई वगैरह करता है, शेड्यूलिंग करता है, जैसे सैलरी इसकी एक एग्जांपल टूल है। जब सैलरी को आप यूज करते हो रेडिस रैबिट क्यू वगैरह के साथ, तो ये हो गया आपका। एंड मैसेज क्यू ये था आपका यहाँ पे रैबिट क्यू वगैरह, और जब आप उसको रेडिस वगैरह के साथ यहाँ पे सैलरी को यूज करोगे तो। एंड मैसेज ब्रोकर क्या है, मैसेज ब्रोकर आपका है मिडिल वेयर दैट राउट मैसेज, जो कि मैसेज को राउट कर रहा है, और ये सपोर्ट करता है पब सब को, राउट को, इसको, ठीक है, परसिस्टेंट को। सैलरी आपका पाइथन टास्क क्यू सिस्टम है, जो कि एसिंक्रोनस टास्क को एग्जीक्यूट करता है वाया वर्कर। तो बिल्कुल इसको अच्छे से देख लो, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन 200% आते हैं हर बार, ठीक है। डेट्स वाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं हर चीज एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ समाउ, डेट्स वाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज आर बेस्ट सूटेड फॉर यूजिंग सैलरी टास्क। सबसे पहले इसने बोला रियल टाइम यूजर ऑथेंटिकेट इंटरेक्शन ऑन वेबसाइट। भाई क्या ये सही है? ये गलत है बिल्कुल। आप रियल टाइम के लिए क्या यूज करते हो, रियल टाइम के लिए वेब सॉकेट का यूज करते हो ना, ठीक है, गलत है। सेंडिंग आउट पीरियोडिक ईमेल नोटिफिकेशन टू यूजर, ठीक है, ये चलेगा जी, पीरियोडिक ईमेल भेज रहे हो। यहाँ पे अगर बोल देता इवेंट के द्वारा भेज रहे हो तो किसी इवेंट पे, तो फिर तो वो बेवकूफ हो जाता। तो ये बिल्कुल सही है कि सैलरी जो आपकी है वो ग्रेट, बहुत अच्छी है शेड्यूलिंग करने में या फिर टास्क वगैरह परफॉर्म करने में। यहाँ देखो ना, टास्क क्यू जो है आपका ऑफन रिट्राई शेड्यूलिंग, शेड्यूल करता है फिर से भेजने की कोशिश करता है, जैसे सैलरी वगैरह क्या एग्जांपल टूल सैलरी की हेल्प से। ये क्या है, या कंफ्यूज मत देखो, ये टास्क क्यू एक चीज है, ठीक है, और सैलरी क्या है, पाइथन की टास्क, पाइथन का टास्क क्यू क्या होता है वो बताया, सैलरी पाइथन का टास्क क्यू सिस्टम है। ये रिट्राई करता है, शेड्यूल करता है, बिल्कुल सही है, और ये एसिंक्रोनस टास्क को वाया वर्कर एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल सही है जी। थर्ड ऑप्शन में इसने बोला है कि ये डिस्प्ले करता है डायनेमिक कंटेंट और जनरेटिंग एंड डिस्प्लेइंग, बिल्कुल गलत। परफॉर्मिंग लॉन्ग रन डाटा प्रोसेसिंग टास्क इन बैकग्राउंड, 200% सही। जो एसिंक्रोनस जिसमें जिसको आप डाल देते हो,
जो बहुत वक्त लेता है उसको एसिंक्रोनस में आप डाल देते हो ना, तो उसको बोला इसने एग्जीक्यूट करता है सेलेरी ने। बिल्कुल सही है जी। एंड ये तो हो गया। इसके बाद अब अपन लोग कहाँ चलते हैं, अब अपन लोग चलते हैं एम से, जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से हम लोग पूछा था इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग वेबहुक एंड सर्वर सेंट इवेंट्स। आई होप सर्वर सेंट इवेंट्स क्या होती है आप अवेयर हो इसके सब्जेक्ट में, और नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। सर्वर सेंट इवेंट आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल आपकी होती है सर्वर सेंट इवेंट जो होती है जनरली। तो ये यूनी डायरेक्शनल, और क्या होता है यूनी डायरेक्शनल तो ठीक है, बट यूनी डायरेक्शनल क्या, तो यूनी डायरेक्शनल मैं अगर बताना चाहूँ तो कंटिन्यूअस, ठीक है, डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोर और लेस आपका हो रहा होता है, कुछ ज्यादा ही ऊपर लिख दिया मैंने, वेट हाँ, जो इसको कंसाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर यही हो रहा होता है, कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रीम, मतलब एक डायरेक्शन से कंटिन्यूअसली डाटा डालते रहते हो। अब डायरेक्शन उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। सर्वर से क्लाइंट के पास डाटा आ रहा है बार 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 आपका। आई होप आप समझ पा रहे हो, एसएससी आपका यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। एंड अब पढ़ते हैं एक्चुअल क्वेश्चन को। तो बोला वेब हुक्स, और वेब हुक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी वेब हुक्स होती है वो क्या होता है, तो वो उसको भी आप यूनिडायरेक्शनली बोल सकते हो, बट यहाँ पे क्या होता है सर्वर टू सर्वर चीजें चलती है, ठीक है। एंड वेब सॉकेट बाय डायरेक्शनल होता है, याद रखना। क्योंकि आप उसको रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे जूम कॉल पे आप कॉल करोगे तो आप भी कुछ बोलोगे, सामने वाला भी बोलेगा, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पे इसने बोला वेब हुक्स आर टिपिकली यूज फॉर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। वेब हुक्स का आप यूज करते हो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, 200% सही। वाइल एसएससी आप यूज क्यों करते हो सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन, 200% सही। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने बोला वेब हुक रिक्वायर क्लाइंट टू मेंटेन एन ओपन कनेक्शन टू रिसीव अपडेट वाइल एसएससी डज नॉट। क्या ये सही है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका उल्टा सही होता है कि वेब हुक आपकी सेंड करती है सर्वर को पुश, मतलब जो आपकी सेंडर सर्वर होती है ना उसको पुश करती है मैसेज भेज, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट आप बोल दो, जो कोई परसिस्टेंट कनेक्शन नहीं होता, एक बार उसने कर दिया डेट्स इट। बट एसएससी में आपका क्या होता है, परसिस्टेंट कनेक्शन होता है, कंटिन्यूअस अपडेट जाते रहती है। तो ये तो होना नहीं आपका कि वेब हुक रिक्वायर क्लाइंट। भाई क्लाइंट क्यों चाहिए, इसने ओपन कनेक्शन रखना क्यों है, इसने मोबाइल एसएससी नोट, एसएससी को ये चीजें चाहिए, क्लाइंट चाहिए और ओपन, उल्टा था, गलत होगा। वेबहुक्स आर इनिशियलाइज्ड बाय सर्वर, वेबहुक को सर्वर इनिशियलाइज करते हैं, 200% सही। वाइल एसएससी को इनिशियलाइज करता है क्लाइंट, बिल्कुल सही है जी, 200%। एसएससी सपोर्ट बाय डायरेक्शनल, भाई वेब सॉकेट, ठीक है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, ना कि आपकी एसएसई, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसने विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट वे टू अचीव द फ्लोइंग। तो इसने बोला है ऑलवेज अप्लाई क्लास नेम्ड एरर, मतलब दो चीजें अचीव करनी है, कि ऐसा क्लास जो कि एरर क्लास को अप्लाई कर रही हो, ठीक है, कि ऑलवेज अप्लाई क्लास नेम्ड एरर, ऐसा क्लास जिसका नाम एरर क्लास है वो अप्लाई कर रही हो, मतलब हर बार अप्लाई हो रही हो। और इसने बोला है दूसरा क्या अचीव करना है, द क्लास नेम एक्टिव क्लास है ना, शुड ओनली बी अपीयर जब वैल्यू सॉरी व्यू डाटा अवेलेबल होगी इज एक्टिव ट्रू। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इज एक्टिव ट्रू है ना तो एक्टिव क्लास दिखाओ, ठीक है। जब ये ट्रू है तो ये दिखाओ, और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर कुछ नहीं, बट जो आपकी एरर क्लास है वो तो वहां पे आनी ही आनी चाहिए मोर और लेस। तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है। और चलिए इसी को अब हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं और समझते हैं। बट प्रायर टू डेट एक मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं बिल्कुल। तो जो आपकी व्यू होती है ना वो क्लास बाइंडिंग दो फॉर्म में अलाउ करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है। एक तो एरे सिंटैक्स, दूसरी ऑब्जेक्ट सिंटैक्स फॉर्म। तो एरे सिंटैक्स में क्या बोलती है, स्टैटिक क्लास का नाम दोगे आप, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे स्टैटिक क्लास होगी, और लाइक कंडीशन, और जो भी आपकी डायनेमिक क्लास होती है समा होगी, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो जो आप, मतलब देखो स्टैटिक क्लास का तो नाम आप दे ही दो, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कंडीशन ऐसे लगाते हो, टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने बताया था, कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये डायनेमिक क्लास लगेगी, एल्स आप यहाँ पे कुछ और डालना चाहो डाल सकते हो आपके ऊपर। तो एक तो एरे सिंटैक्स के थ्रू, एक तो स्टैटिक दो दे ही दो भाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा आप कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हो। और ऑब्जेक्ट सिंटैक्स में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंटैक्स में आपका आप यहाँ पे क्लास नेम देते हो और कंडीशन दे देते हो,
इंपॉर्टेंट है, देख लो क्लास नेम और कंडीशन। तो दो दो तरीके हैं, पहले तो एरे सिंटैक्स के थ्रू कर लो एंड लाइक एरे सिंटैक्स के थ्रू कैसे, एक स्टैटिक क्लास का नेम फिर कंडीशन और दूसरे कंडीशन के थ्रू। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं ये बिल्कुल सही है उसके अकॉर्डिंग कि जी एक तो देखो आपने यहाँ पे क्या दे दी, स्टैटिक, ठीक है, क्लास की जो नेम है वो दी, लाइक एरे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो। और फिर आप यहाँ पे कंडीशन दे दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अप्लाई करो, एल्स ये अप्लाई कर दो, ये तो सही है। यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे भाई एरे के अंदर इसने कुछ ऐसा डाल दिया, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और कंडीशन वगैरह भी यहाँ कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट इसने इज एक्टिव करके हटा दिया, भाई कंडीशन तो देते अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट में इसने कंडीशन दिया है, सही है, नो डाउट, ठीक है। बट द पॉइंट इज भाई कंडीशन आपने बोला, एक्टिव क्लास बोला है आपने, आपने बोला एक्टिव क्लास करके, यहाँ क्या इसने बोला कि एक्टिव क्लास क्लास का नेम है, बट आपने क्या करा है, एक्टिव क्लास को टर्नरी ऑपरेटर से पहले यूज, भाई इज एक्टिव को आप यहाँ यूज करते ना, फिर आप एक्टिव क्लास देते, तो उल्टा कर दिया आपने यहाँ ये सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको टोटल दो सिंटैक्सेस बताए कि पहला तो एरे सिंटैक्स, दूसरी आपकी ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला और इसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला की क्लास का नेम और जो कंडीशन आपने देना है वो, तो यहाँ हमने क्लास का नेम दिया एक्टिव क्लास और इज एक्टिव, और देयर आफ्टर जो भी कंडीशन वगैरह आपको देना है कि इज एक्टिव ट्रू है नहीं है, ये देख लेगा खुद ब खुद, आपको डिफाइन नहीं करना। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क वगैरह टर्नरी ऑपरेटर दिया, बिल्कुल नहीं, बस दे दो इज एक्टिव ट्रू या फॉल्स से देख लेगा। और जो आपकी स्टैटिक वाली हो जाती है यहाँ पे एरर क्लास वगैरह जो आप दे देते हो, ठीक है, वो हो गई। तो ऐसे आप चीजों को डिफाइन करते हो, आपकी टोटल दो ऑप्शन सही है। आप इसमें रॉन्ग सिंटैक्स था, क्यों गलत बोला, रॉन्ग सिंटैक्स, और इसमें लॉजिक को यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, ये यहाँ पे आना था। तो एंड आई होप समझ रहे हो आप। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से एसएससी के बारे में कौन सा ट्रू है। तो मैंने आपको एसएससी के बारे में क्या बताया, सर्वर एसएससी का क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्वर टू क्लाइंट भेज रहे हो, यूनिडायरेक्शनल कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रीम आपका चलता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एसएससी कनेक्शन आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग एचटीटीपी, सही है। एसएससी सपोर्ट बाय डायरेक्शन, भाई बाय डायरेक्शनल नहीं होता, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है जी। बाय डायरेक्शनल होता है आपका वेब सॉकेट में, इग्नोर करो। एसएससी ऑटोमेटिकली स्विचेस टू वेब्स, ऑटोमेटिकली स्विचेस टू वेब सॉकेट्स, ये कब से होने लगा, ऑटोमेटिकली कैसे अपग्रेड कर लेगा वो खुद को, दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, दोनों बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं। और इसमें सिर्फ एक ही तरीका है भाई, सर्वर से क्लाइंट तक डाटा जाएगा, ठीक है। एसएससी सुटेबल फॉर सेंडिंग अपडेट्स टू मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना इसमें। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, एसएससी इसमें बताया ना मैंने कि सर्वर से क्लाइंट और कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रीम आपका होते रहता है, तो मल्टीपल क्लाइंट को आप साइमल्टेनियसली भेज सकते हो, ये भी सही है। नेक्स्ट में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एचटीटीपी हेडर्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल कैशिंग बिहेवियर इन वेब एप्लीकेशन। तो कैशिंग बिहेवियर को आई मीन टू से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा आप यूज करोगे, ठीक है। तो कंटेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो एक तो कैश कंट्रोल, दूसरी एक्सपायर, बियरर होगा नहीं, कंटेंट टाइप में तो आप देते हो जेसन दे रहे हो, क्या भेज रहे हो वो होता है। तो कैश कंट्रोल आप दोगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप दे सकते हो कैश कंट्रोल में, आप दे सकते हो जी कि क्या दोगे कि लाइक नो स्टोर करना है, मतलब इसमें आप देते हो, डायरेक्ट करते हो ब्राउजर को कि कैसे कैश वगैरह करना है आपने, ठीक है। एक्सपायर में आप दे सकते हो कि एक्सपायर की टाइम डेट क्या है, बिल्कुल ऐसे ही कंटेन करते हैं ना। बियरर, भाई बियरर बिल्कुल फॉल्स है, ये ऑथेंटिकेशन टोकन्स होती है, लिख देता हूँ, आएगा क्वेश्चन में तो देख लेना। ऑथेंटिकेशन टोकन होती है आपकी बियरर, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं चलेगा, कैशिंग में यूज नहीं होती। कंटेंट टाइप जो आपकी होती है, क्या कंटेंट आप दे रहे हो, एप्लीकेशन स्लैश जेसन वाली, ये भी यूज नहीं होती, इग्नोर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोलिंग। देखो शॉर्ट पोलिंग में क्या होता है, शॉर्ट पोलिंग में ऐसा है कि आप बैठे हो, बार बार आके पीठ पे कोई आगे थपथपा रहा है, कंधे पे नोट पीठ पे, कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसा आपको कुछ कोई बोल रहा था, तो परेशान हो जाओगे। तो वही शॉर्ट पोलिंग है कि हर एक कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में, जैसे भी हो, बार बार आके वो चेक करता है कि अच्छा कोई अपडेट आया क्या, बताओ, तो कोई अपडेट आया बताओ, और जैसे आता है वो रस कर जाता है। तो शॉर्ट लॉन्ग पोलिंग में क्या था, लॉन्ग पोलिंग में आप रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो लॉन्ग पोलिंग का, ठीक है। तो लॉन्ग पोलिंग में ये चीजें चल रही होती है। तो यहाँ इसने बोला कि वेब हुक इज द सेम एज शॉर्ट पोलिंग, क्या कर रहे हो भाई, वेब हुक शॉर्ट पोलिंग सेम कैसे हो जाएंगी, वेब हुक में आप पुश करते हो, याद है ना, ठीक है, पुश करते हो, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं।
ठीक है। और पोलिंग में रिपीटेड क्लाइंट रिक्वेस्ट होती है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे में बोला शॉर्ट पोलिंग कैन बी यूज टू नो द स्टेट ऑफ एसिंक्रोनस टास्क एंड ट्रिगर एन एक्शन इफ गेट्स कंप्लीटेड। हाँ ये सही है, ठीक है, सही है। लॉन्ग पोलिंग कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग, भाई लॉन्ग पोलिंग अचीव की जा सकती है एचटीटीपी का यूज करके। तो जो आपकी लॉन्ग पोलिंग होती है वो तो करते ही हो आप एचटीटीपी का यूज करके। क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर होल्ड करेगी, कनेक्शन को अपडेट करे, अपडेट अवेलेबल होगा तो एचटीटीपी के थ्रू ही करोगे ना आप। तो यहाँ पे बोला है नॉट अचीविंग थ्रू एचटीटीपी, गलत है। लॉन्ग पोलिंग कैन बी यूज टू अचीव रियल टाइम कम्युनिकेशन, 200% सही है। लॉन्ग पोलिंग आपकी सिमुलेट करती है बिल्कुल नियर रियल टाइम, बिल्कुल रियल टाइम नहीं, नियर रियल टाइम आप बोल सकते हो, 200% सही है, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बोला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बोला यहाँ पे कंसिडर द फ्लोइंग व्यू टू कंपोनेंट यूजिंग सीडीएन। सीडीएन का यूज करके बिल्कुल इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, कंसिडर करना है, देखना है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने वी मॉडल में न्यू प्लेस और प्लेस होल्डर डिफाइन करा। बटन को ऐड करोगे तो ऐड एलिमेंट, मतलब ऐड बटन को कॉल करने पे ऐड एलिमेंट कॉल होगा। ठीक है, और देयर आफ्टर यहाँ पे इसने जो मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करी है। हर बार ये इंडेक्स दे दो, इनिशियली इंडेक्स 0 होगा, 0 पहले 1 प्रिंट करेगा जो आइटम होगा उसके सामने, 2 फिर जो आइटम आएगा, 3 जो आइटम आएगा उसको ये प्रिंट कर रहा है। की के तौर पे आपने इंडेक्सेस दी। देयर आफ्टर आपने यहाँ पे न्यू व्यू डिफाइन करा, आपने माउंट करा, फिर आपकी डाटा है। डाटा देखो, व्यू जब आप डिफाइन करते हो व्यू की इंस्टेंसेस, और डाटा के अंदर आप जो भी देते हो वो क्या हो जाता है, वो आपकी रिएक्टिव बन जाती है। यहाँ पे एज यू नो, चेंज करोगे खुद दिखाएगा। तो एप्पल बनाना दिया, और ऐड आइटम को ये मेथड के अंदर आपने ऐड आइटम मतलब डिफाइन करा। तो ऐड आइटम को जब आप क्लिक, ऐड आइटम कब कॉल होगा, जब आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे। और इनपुट में आपने क्या दिया है, न्यू आइटम के ऊपर। तो ये जो न्यू आइटम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, जो भी आप इनपुट में डालोगे ना वो यहीं पे आके स्टोर होगी न्यू आइटम में। ठीक है, तो और यहाँ आपने दिया है बटन को जब क्लिक करोगे तो ऐड आइटम करके जो है वो कॉल होगा। ये कॉल होगा तो क्या सबसे पहले चेक करेगा, दिस डॉट न्यू आइटम। भाई न्यू आइटम में कुछ है क्या, ऐसा तो नहीं कि खाली है। अगर कुछ है, एम्प्टी नहीं है, तो उस आइटम को इसमें पुश कर देगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप इसमें उस न्यू आइटम को 2 बार पुश कर दोगे। सपोज कर लो आपने बोला कीवी, ठीक है, तो 1 कीवी 2 कीवी, मतलब टोटल 2 बार आपने 2 कीवी की स्ट्रिंग आपने इसमें क्या करी जी, पुश कर दी। तो ऐसे चल रहा हो, और फिर न्यू आइटम को ही एम्प्टी कर देगा। तो होगा क्या, आपने इनपुट में कोई वैल्यू डाली, ऐड आइटम को क्लिक करा, और न्यू आइटम, ये जो इनपुट में वैल्यू डालो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, न्यू आइटम में। और न्यू आइटम की जो वैल्यू होगी उसको ट्वाइस, 2 बार मतलब डुप्लीकेट करके उसको इंस्टॉल कर, मतलब स्टोर कर दिया जाएगा आइटम्स में। तो उसने बोला आफ्टर आपने ऑरेंज इनपुट में एंटर करा, फिर क्लिक करा तो क्या होगा, पहले एप्पल आएगा, बनाना आएगा। एक बार आपने यहाँ पे कीवी को हटाता हूँ मैं, एक बार आपने यहाँ पे क्या करा, एक बार आपने यहाँ पे बिल्कुल ऑरेंज कलर से लिखते, एक बार आपने यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया, डाला, पुश करा, और फिर से आपने ऑरेंज ही पुश करा। तो ये क्या आएगा, एप्पल बनाना ऑरेंज, फिर ऑरेंज करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एप्पल बनाना, वेट, यहाँ पे एप्पल बनाना ऑरेंज और ऑरेंज। तो ये इसकी क्या हो गई जी, आउटपुट हो गई आपकी यहाँ पे। और ये सारी गलत है, क्यों गलत है देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में से बोला कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। लोकल स्टोरेज में पता है डाटा प्रोसेस्ड होती है, तो लोकल स्टोरेज में आपने क्या करा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आपने यहाँ पे आई मीन टू से स्टोर करा है काउंटर नाम के एक वेरिएबल को, काउंटर 0, और सेशन स्टोरेज में 5। सेशन स्टोरेज आपकी रेडिकेट हो जाती है अगर आप ब्राउजर को बंद कर दो तो। खैर, फिर आपने लूप चलाया 3 बार, i इक्वल टू 0 के लिए, i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए। और उसके बाद आपने काउंटर में क्या स्टोर करा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और आपने इसमें जो काउंटर में वैल्यू स्टोर करी थी ना इनिशियली, तो काउंटर में आपने 0 स्टोर करा था, तो आपने 0 की वैल्यू को गेट करा। और फिर सेशन स्टोरेज में जो टोटल की भाई टोटल की जो थी, ये क्या होती है आपकी यहाँ पे, ये होती है आपकी की, और ये वैल्यू। तो टोटल के की पे आपने 5 स्टोर करा था, तो यहाँ पे 5 आएगा, इनिशियली यहाँ पे 0 आएगा। तो ये चीजें, फिर आपने काउंटर में +2 कर दिया। ठीक है, काउंटर में +2, काउंटर क्या है, 0 है, बट 0 है ये तो ठीक है, बट 0 क्या है, 0 इंटीजर है, नंबर है, क्या है भाई, 0 स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के तौर पे आपने 0 और 5 को स्टोर करा है। और जब स्ट्रिंग में आप इंटीजर को ऐड करते हो तो वो क्या आता है,
ये कुछ ऐसा आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई मीन टू से, ये आपकी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोल दिया 0 एज ए स्ट्रिंग, इसमें मैंने प्लस 390 करा, तो ये क्या आएगा, ये इस पूरे के पूरे को स्ट्रिंग कर देगा, कास्ट कर देगा, टाइप को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन आप इसको बोलते हो कि भाई इम्प्लिसिटली यहाँ पे टाइप को आपने चेंज कर दिया, मतलब इंटरनली ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा होगा। तो इसने 2 बोला और लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो पहले बार इसने 0 2 ऐड करा होगा, तो ये क्या बन गया, ये भी आपकी बन गई, आई मीन टू से स्ट्रिंग। ठीक है, STR बोलता हूँ मैं इसको शॉर्ट में। और फिर से 0 और 2 नाम की स्ट्रिंग में आप क्या करोगे, +2 करोगे, क्योंकि हर बार ये लूप चल रहा है और +2 करते जा रहे हो। तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्रिंग में आ जाएगा 0 2 2। तो 2 बार लूप चल चुका है यहाँ तक। अब इसके i = 2 के लिए लूप चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 2। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसमें आप +2 कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 2 2 2। ठीक है, ये आपकी काउंटर हो गई। टोटल का भी वही सीन होगा, 5 2 10, मतलब 5 2 10 नहीं होगा भाई, यहाँ पे आपकी 5 स्ट्रिंग है ना। तो जब आप ऐसा करोगे, स्ट्रिंग मैं करके आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लो ये तो करा हमने, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5 दे देता हूँ। ठीक है, और कंसोल में, और मैं क्या करता हूँ 5 × 3 करता हूँ। तो यहाँ पे इसने 15 दे दिया। गौर करना, ऐड में क्या हो रहा था, ऐड में आपकी स्ट्रिंग बन जा रही थी, बट यहाँ पे उसने उसको इंटीजर में दिया। तो 5 2 10 एंड 10 2 20 20 2 40 समाओ ये। और फिर आपने दोनों को लोकल स्टोरेज, एक को लोकल स्टोरेज में काउंटर की वैल्यू ये हो गई होगी 2022 स्ट्रिंग के तौर पे, और टोटल की जो हो गई होगी वैल्यू, आपने उसको स्टोर करा दिया। और अब आपने क्या करा, आपने सेशन स्टोरेज को क्लियर कर दिया। तो जो भी सेशन स्टोरेज में आपने स्टोर करा था ना, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर आपने गेट करा लोकल स्टोरेज से काउंटर को, फिर तो भाई टोटल को तो आपने डिलीट कर दिया। काउंटर में क्या स्टोर हुआ था, काउंटर में 0 2 2 स्टोर हुआ था, तो यही आएगा। और ठीक है, और टोटल में आपकी नल आ जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल ये ऑप्शन आपकी सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या करा है तो यहाँ पे इसने यूज करा है, आई मीन टू से, एनिमल का, एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, और जो कंस्ट्रक्टर नेम को इनिशियलाइज कर रहा है, स्पीक नाम का मेथड आपने बनाया, और ये दिस डॉट नेम मेक्स अ नॉइज, लाइक डॉग मेक्स अ नॉइज, कैट मेक्स अ नॉइज, एनीथिंग जो आप इसके अंदर डालोगे। और फिर डॉग ने एक्सटेंड करा एनिमल को, मतलब एनिमल का चाइल्ड डॉग है, इसके अंदर भी स्पीक आपने लिखा, ओवरराइड कर दिया ऊपर वाले को। और ये बोल रहा है जो भी नेम आएगा, और ये बार्क को कॉल करेगा। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने बोला कॉन्स्ट d = न्यू डॉग। आपने क्या बोला जी, आपने बोला कॉन्स्ट d = न्यू डॉग, और उसके अंदर आपने रेक्स डाला, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्स डाला। बट एक बात बताओ, इसमें तो कहीं कंस्ट्रक्टर है नहीं, कंस्ट्रक्टर तो इसके पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने स्पीक कॉल करी, तो स्पीक किसका कॉल होगा, दोनों में है स्पीक मेथड, तो स्पीक तो इसका कॉल होगा ना। और इसके स्पीक को क्या चाहिए, नेम चाहिए, इसमें तो नेम है ही नहीं। फिर अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ तो नेम होगा, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्टर में दिया, जब आप चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो किसका कॉल होता है, तो जी ये पेरेंट का कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। इतना तो आप समझते हो कि डॉग का कंस्ट्रक्टर जो है, जब चाइल्ड का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जाहिर सी बात है कि इसने क्या करा होगा जी, इसने एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा होगा। तो नेम वहां जाके डिफाइंड हो जाएगा कि नेम रैक्स है, जो कुत्ता है उसका नाम, मतलब जो डॉग है उसका नाम रैक्स है। एंड फिर इसमें दिस डॉट नेम करा, इसमें तो नेम नाम की कोई वेरिएबल है नहीं, तो पेरेंट से ले लेगा, चूंकि ये जो आपने वैल्यू डाली है रेक्स करके, यहाँ पे जो भी डाली आपने, ये तो यहीं गया है ना अल्टीमेटली, इसी कंस्ट्रक्टर में बिल्कुल यहीं गया है। तो वो वहां से अब जाहिर सी बात है एक्सेस कर लेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये दे देगा रेक्स बार्किंग, सबसे पहली चीज तो जी रेक्स बार्किंग, यहाँ पे आपका रेक्स बार्क्स आ जाएगा, नॉट बार्किंग, सॉरी। क्योंकि आपने क्या कॉल करा है, d.speak, तो चाइल्ड के अंदर, तो अगर इसके अंदर स्पीक नहीं होता तो इसका कॉल करता, बस इसके अंदर तो स्पीक मेथड है, तो ये कॉल करेगा रेक्स बार्क्स, समाओ इसको कॉल करेगा। फिर अब क्या मुद्दा आया इस प्रोटो का। अब ये प्रोटो क्या होता है आपका, आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, बट मैं पूछता हूँ, देखो जावा स्क्रिप्ट में आपकी जो प्रोटोटाइप्स होती है ना, वो क्या होती है, प्रोटोटाइप मैं पूछूं तो वो क्या है, तो प्रोटोटाइप रेफर करती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करिए जो, तो इसकी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं। जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, तो इसकी प्रोटोटाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट, जावा पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे थे ना हम, तो इसमें ऐसा ही होता है, उसमें आप इनहेरिट करते हो। ठीक है, और इसमें ऑटो प्रोटो के थ्रू आप एक्सेस कर पाते हो, अगर आपने एक्सटेंड वगैरह करा है तो।
एंड इसके बारे में डिटेल में मैंने लाइक यहाँ डिस्कस करा है, प्रोटोटाइप वगैरह में अच्छे से समझ लो तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जब आपको दिखे ना प्रोटोटाइप, तो ये क्या है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब जो भी डिफाइन करो, कोई वेरिएबल, कोई नेम, मेथड, जो भी डिफाइन करो उसके ऊपर कहाँ ये रहता है, तो फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप में रहता है। देयर आफ्टर इसका पर्पस होता है मेथड डिफाइन करना, जो कि सारे इंस्टेंसेस शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर ऐसा बोल दो ना यहाँ पे कि एनिमल डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट समथिंग करके मेथड, और यहाँ आप कोई मेथड डिफाइन कर दो, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो अब एनिमल का जो भी चाइल्ड होगा ना, डॉग, कैट, जो भी हो, वो सब इसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि एनिमल के प्रोटोटाइप में आपने डिफाइन करा है, प्रोटो में आपने प्रोटोटाइप में डिफाइन करा है। तो ये इसके यूसेज होते हैं। अब बोलोगे अंडरस्कोर प्रोटो क्या है, तो एक लीगेसी एक्सेसर होती है ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को एक्सेस करने के लिए, सारे ऑब्जेक्ट पे होती है, पॉइंट करती है ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रोटोटाइप को। तो दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही कहोगे, इसको और इसको, ठीक है। ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है स्लॉट की, ये विजिबल जनरली होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे कोई कॉन्स्ट छोड़ो, लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ लोकेशन, ठीक है, और मैं यहाँ डालता हूँ इंडिया, ठीक है जी, इंडिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं ओबीजे करके ऑब्जेक्ट मैंने डाला। अब मैंने इसको कॉल करा, ठीक है, कॉल करा आपने। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ यहाँ पे, देखो आई थिंक वेट, मैं कुछ गलत करा है, तो यहाँ देखो इसने लोकेशन इंडिया दे दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा। तो अब देखो मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो इसमें भी एक प्रोटो होगा, देखो ऑब्जेक्ट में होता है ये प्रोटोटाइप, ठीक है। और अब इसी में मल्टीपल चीजें होती है, इसकी कंस्ट्रक्टर हो गई, इसमें देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ये चीजें हो गई, तो इसी में आपकी होती है ये सब की सब। और यहाँ पे जो प्रोटो वगैरह दे रखा है, तो ये चीजें आपकी, और इसको अच्छे से समझ लो, डेट्स इट। अब इसके एग्जाम्पल आप मतलब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या बोला, इसने बोला, गौर करना आप, इसने बोला डी डॉट प्रोटो, ठीक है, कि डी डॉट अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू डॉग डॉट प्रोटो, बिल्कुल 200%। डी क्या है, आपका डॉग का ऑब्जेक्ट है, इसका आप प्रोटो देख रहे हो, ये क्या होता है, अंडरस्कोर प्रोटो, तो ये आपका लीगेसी एक्सेसर है ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप पे, पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी। तो भाई डॉग किसको एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल को, ठीक है, डॉग एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसी के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा होगा ना, मोर और लेस इंटरनली। तो ये इक्वल टू का डॉग के प्रोटोटाइप के, ठीक है। और जब आप करोगे कि डी के प्रोटो का प्रोटो जो होगा वो एनिमल के प्रोटोटाइप को, देखो गौर करना, आपने बोला डी डॉट प्रोटो, ठीक है, कि इस डी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो प्रोटो है ना, ये डॉग के प्रोटो के इक्वल है, बिल्कुल, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है। फिर आपने बोला डी के प्रोटो का प्रोटो, मतलब इसका जो प्रोटो है वो है ही इसका प्रोटो, तो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल का, तो वो एनिमल के प्रोटो को प्रोटोटाइप के इक्वल होगा। तो 200% सही है, रेक्स, और दोनों की दोनों आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। आई नो अगर आज से पहले आपने प्रोटोटाइप वगैरह नहीं देखा है तो आपको इशूज आएंगे, तो आप जाके पढ़ सकते हो प्रोटोटाइप, आई मीन टू से जेएस, जब सर्च करोगे तो आपके यहाँ पे W3 स्कूल, MDN, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि प्रोटोटाइप कैसे क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको जाके देख सकते हो, तो और बेहतर समझ आएगा। एल्स लाइक लेक्चर वगैरह अगर आपने देखी है फिर तो क्या ही कहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला जी, इस क्वेश्चन में इसने बोला कि बाय द वे, मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके साथ में और कुछ बता दूं, नोट करने की जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लो इसको जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जब जावा स्क्रिप्ट में आप बोलते हो ना अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, फिर से अंडरस्कोर, ये किसको पॉइंट कर रहा होता है, फिर बता रहा हूँ, देख लो, ये पॉइंट करता है कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को, कंस्ट्रक्टर्स प्रोटोटाइप, ठीक है। और प्रोटोटाइप चेन का जो आपका सीन था वो यही था कि सबसे पहले जब आप जाओगे, जब आप करोगे ना डी डॉट प्रोटोटाइप, जब आप इसमें देखोगे प्रोटोटाइप में, तो आपका क्या मिल जाएगा, आई मीन टू से डी डॉट प्रोटोटाइप नहीं, सॉरी, जब आप डी देखोगे, डी को ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, वेट, हाँ, तो देखो मैंने डाल दिया जो भी आपके कोड थे, मैंने यहाँ डाला, अब मैं एंटर करता हूँ, तो मैंने एंटर करा, तो यहाँ पे बार्क्स ट्रू जो भी चीज आनी थी आई, ठीक है, एंड दे। और अब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे लो यहाँ पे। तो देखो जो भी आपकी कोड्स यहाँ पे दे रखी है ना, ये जो एनिमल वगैरह करके आपका यहाँ पे दिया है कि एनिमल है, डॉग ने एक्सटेंड करा, और जो मैं बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप है, और सुनना आप, देखो मैंने क्या करा, मैंने डॉग को यहाँ पे प्रिंट करा,
तो डॉग में क्या होगा, डॉग में प्रोटोटाइप वगैरह होगा। तो मैं ओपन करता हूँ। अब गौर करो यहाँ पे, ये जो मैं चीजें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कि जो डॉग है, ठीक है, मैंने यहाँ देखो डॉग को प्रिंट करा है कंसोल डॉट लॉग, पहले डी करा है, डी जो डॉग की ऑब्जेक्ट थी वो देर आटे जो रेक्स वगैरह जो आपकी कोड है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा है। तो डॉग के प्रोटोटाइप में कौन आ रहा है भाई, एनिमल आ रहा है जो उसका पेरेंट है, ठीक है। इसको मैं और खोलता हूँ। अब एनिमल के प्रोटोटाइप में क्या आ रहा है, तो एनिमल तो खुद ही एक क्लास अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह डिफाइन करो, तो एनिमल के प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में क्या आ रहा है, तो ये चीजें आ रही है। तो कैसे बताया मैंने, तो मैंने ये बोला आपको कि डॉग जो है ना, उसमें आपने यहाँ पे क्या करा, डॉग डॉट प्रोटोटाइप जब आप करोगे, डॉग डॉट प्रोटोटाइप जब आप करोगे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एनिमल आएगा जिसको उसने एक्सटेंड करा था, ठीक है। और जब आप एनिमल डॉट प्रोटोटाइप करोगे ना, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, इसमें आपकी ऑब्जेक्ट आ जाएगी जो एक्चुअल आपकी उसकी ऑब्जेक्ट थी, एनिमल कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन करा था, हो गया ये। और फिर आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला फ्लास्क में कैसिंग हो रही है जी, चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोड देख लो आप, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैसिंग में यहाँ क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर कैसिंग में हो रहा है कि फ्रॉम फ्लास्क से आपने इंपोर्ट करा किसको, फ्लास्क को, और आपने फ्लास्क की कैसिंग करी, लाइक इंपोर्ट करा कैश को, मतलब फ्लास्क कैसिंग को आपने इंस्टॉल करा हुआ, देर आफ्टर आपने इसको और इंपोर्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी होती है कि कैश की टाइप सिंपल कैश है, टाइम आउट 180, 180 आपका क्या है, तो भाई 180 सेकेंड्स, ठीक है, 3 मिनट्स, उसके लिए ये आपकी डिफॉल्ट टाइम आउट है कि कैश रिजल्ट जो है ना वो बस 180 मिनट तक ही रहेंगी, उतने वक्त के लिए मैं कैश करूंगा। फिर आपने एप्लीकेशन बनाई, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको वगैरह देके ऐप वगैरह को डाल के इनिशियलाइज करा, फिर आपने यहाँ पे जो डेकोरेटर बनाते हैं कैश डॉट आई मीन से मेमोआइज, फिर टाइम आउट में आपने 180 यहाँ भी दिया, मतलब 3 मिनट तक कैशिंग रखनी है, आप ये बोल रहे हो। एंड देन द पॉइंट इज, फिर आपने इसमें लाइक गेट डाटा करके, इसमें कुछ पैरम आ रहा है और ये 5 सेकंड तक वेट करके, और जो डाटा है उसको यहाँ पे डाटा फॉर पैरम, जो भी डाटा आई होगी उसको यहाँ पे दे देगा। बाय द वे आपने इसको कैश करा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को। फिर आपने यहाँ देखो क्या करा है, डाटा स्लैश पैरम करके जब ये राउट कॉल होगा तो ये डाटा मेथड को कॉल करेगा, और ये पैरम गेट रिक्वेस्ट को कॉल कर देगी, ठीक है, गेट डाटा को कॉल कर देगी। गेट डाटा क्या है कि मेमोआइज्ड है, कैस्ट मेथड है यहाँ पे आपने जो यहाँ डिफाइन करा है, और ये 5 सेकंड वेट करके डाटा को रिटर्न करता है, और ये टोटल 3 मिनट तक कैस्ट रखता है चीजों को। तो आपने फिर रिजल्ट को यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आई मीन से यूआरएल, अगर आपकी एप्लीकेशन इस यूआरएल पे चल रही है, एंड द यूजर विजिट्स यूआरएल, और बंदे ने इसको विजिट करा किसको, इसी को, इस पर्टिकुलर जो आपकी राउट आपने डिफाइन करी है ना, कि डाटा स्लैश टेस्ट, डाटा स्लैश टेस्ट को आपने 3 बार, कितने बार, 3 बार सीक्वेंस में विजिट करा। तो भाई आप 3 बार सीक्वेंस में विजिट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, तो जब आप 3 बार सीक्वेंस में विजिट करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा आपका, सबसे पहला विजिट में पहले आप क्या डालोगे, डाटा स्लैश टेस्ट, 3 बार आपने चला, तो फर्स्ट विजिट, तो ये सीक्वेंस बोला यहाँ पे, सीक्वेंस पहला विजिट आपने करा, दूसरा विजिट आपने 2 मिनट 30 सेकंड बाद किया, 2 मिनट 30 सेकंड को बदलो तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन टू से अप्रोक्स 180 सेकेंड्स आपके, 2 मिनट 30 सेकंड यही होते हैं ना, यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड आपकी हो जाती है 150, सॉरी 150, और लेट मी इरेज दिस, पेन क्यों नहीं काम कर रहा, वेट, हाँ ठीक है, 150 सेकेंड्स, ठीक है। और थर्ड आपने 1 मिनट के बाद करी है, ठीक है, तो फिर 1 मिनट के बाद करी आपने, बाय द वे, तो जब आपने पहली विजिट करी होगी तो क्या होगा, कैश एम्प्टी होगा, ठीक है, कैश जब आपने पहली विजिट यहाँ पे करी होगी तो ये कैश जो आपकी चीजें वो एम्प्टी होगी, भाई जब कैश एम्प्टी है तो उसमें डाटा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो 5 सेकंड वेट करेगा और फिर डाटा फॉर पेरेंट्स जो है उसको देगा। और इसके बाद क्या होगा जी, 5 सेकंड वेट करा, फिर आपने 5 सेकंड वेट करने के बाद नेक्स्ट जो सेकंड विजिट करे ना वो 2 मिनट 30 सेकंड के बाद करी है जाके, तो भाई आपने 2 मिनट 30 सेकंड के बाद करी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टोटल 150 सेकंड, तो डाटा कैश रखेगा ना 180 सेकंड तक, तो मतलब डाटा ऑलरेडी कैश्ड है, तो जब आप फिर से सेकंड विजिट करोगे तो कैश्ड जो डाटा था वहां से आपका दे देगा, तो डाटा आपने ऑलरेडी कैश करा था वहां से आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। थर्ड विजिट 1 मिनट बाद करी, मतलब भाई पहले तो आप 2 मिनट 30 सेकंड रुके, मतलब टोटल 150 सेकंड पहले रुक गए, फिर 1 मिनट और रुके आप 60 सेकंड, तो ये तो टोटल
210 सेकंड हो गया ना, इस बार आपकी कैश एम्प्टी हो चुकी होगी क्योंकि वो मैक्सिमम 180 सेकंड तक ही स्टोर कर सकती है। अब आपकी कैश पूरी तरह से एम्प्टी है, और जब कैश आपकी एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है फिर से वो 5 सेकंड का स्लीप वगैरह लेगी, फिर रिस्पॉन्स देगी जैसे पहले वाले में दिया था। मतलब पहली विजिट और तीसरी विजिट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब पहली बार भी कैश एम्प्टी थी, इस बार भी कैश एम्प्टी हो गई क्योंकि उसने बस 180 सेकंड तक कैश रखा और आप टोटल 210 सेकंड के बाद थर्ड विजिट कर रहे हो। तो उसने बोला है कि अप्रोक्सीमेट डिफरेंस क्या होगा किसमें, रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड रिक्वेस्ट। भाई 0 सेकंड का डिफरेंस होगा। पहले भी जो आपकी थी वो एम्प्टी थी, और फिर जो आपने उसको रिक्वेस्ट करा वो भी आपकी क्या हो गई जी, एम्प्टी हो गई। तो डेट्स हाउ, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं या तो रिकॉर्डिंग पीछे करके देखो फिर आ जाएगा अच्छे। एंड फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने प्रॉमिस की ऑब्जेक्ट बनाई, रिजॉल्व, रिजेक्ट, और एक वेरिएबल डिफाइन करा नाम, एक वेरिएबल डिफाइन करा नाम, कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर नंबर 0.5 से बड़ा है तो रिजॉल्व में उस नंबर को मैसेज के तौर पे डालेंगे, एल्स रिजेक्ट में डाल देंगे। फिर आपने देन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा, अब जाहिर सी बात है नंबर 0.6 है और अब जो कि 0.5 से बड़ा है तो क्या चलेगा, आपकी देन ब्लॉक चलेगी। तो देन चलेगी तो स्टेप 1 में क्या प्रिंट करेगा, जो डाटा आ रहा है, डाटा में आपने क्या भेजा है, नंबर को, तो नंबर क्या था, नम क्या था आपका 0.6, तो ये प्रिंट करेगा स्टेप 1 0.6। और फिर ये चेक करें ये जो डाटा आया ये अगर 0.75 से बड़ा है तो उसको 2 से इंटू कर दो, जो कि नहीं है। तो इसने बोला अगर नहीं है ना तो एल्स चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक, और इसमें इसने बोला रिजेक्ट कर दो प्रॉमिस को और एरर थ्रो करो जी की लेस देन 0.5 सेकेंड्स, लेस देन 0.5 जो भी आपकी है। तो फिर इसने एरर दे दिया, तो भाई एरर दे दिया तो क्या इसके नेक्स्ट वाला देन ब्लॉक चलेगा, बिल्कुल नहीं चलना जी, देन ब्लॉक नहीं चलना, कैच चलेगा। कैच ने क्या बोला कि स्टेप 3 और जो एरर मैसेज है उसको प्रिंट करो। तो सबसे पहले 0.6 प्रिंट हुआ होगा टॉप पे, फिर लेस देन 0.75 ये प्रिंट करेगा कि स्टेप 2, स्टेप 3 प्रिंट करेगा डायरेक्ट कि जो आपकी मैसेज आ रही होगी कि जी लेस देन 0.75 था, डेट्स व्हाई हमने एरर दिया था। और फिर इस कैश ने, और फिर ये वाली जो कैश आपकी है इसने तो पहले प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद इसने बोला अगर मैसेज लेस देन 0.5 है ना, जो कि है यही आई है ना मैसेज आपकी रिजेक्ट होने के बाद, तो 1 रिटर्न कर दो, एल्स एरर थ्रो करो। तो ये 1 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव चीज है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद कैश के बाद एक और देन है, तो ये 1 अब किस में जाएगा, 1 अब इस, देखो भले आपने कैश से रिटर्न करा है बट एरर तो नहीं रिटर्न करा ना, तो फिर उसके बाद अगर देन ब्लॉक है तो देन ब्लॉक में जाएगा और यहाँ प्रिंट करेगा। तो स्टेप 4 में 1 प्रिंट हो जाएगा, स्टेप 2 में आपका लेस देन 0.5 प्रिंट हो जाता, आई मीन से स्टेप 2 में नहीं, स्टेप 2 तो चलेगा ही नहीं, स्टेप 3 में कि एरर मैसेज को जो आप कर रहे हो, एंड देयर आफ्टर ये कैश आपका चलेगा फिर क्या। हाँ, उसने बोला अगर डाटा 1 है, देखो हमने यहाँ से 1 भेजा है, उसने बोला इफ डाटा इज 1, अगर 1 है ना तो फिर से एरर थ्रो करो फॉल बैक वैल्यू, तो अब कैच ब्लॉक में जाएगा और यहाँ मैं स्टेप 5 में प्रिंट करेगा फॉल बैक वैल्यू, ठीक है। फिर फाइनली तो चलना ही चलना है, कैच ट्राई कैच चले ना चले जो भी हो, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले क्या आएगा देख लो कि ये 0.5 आई मीन से 0.6 प्रिंट करेगा, फिर लेस देन 0.5 रिटर्न करेगा इसके थ्रू, आई मीन से इसके थ्रू, यहाँ पे स्टेप 3 के थ्रू, फिर 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर जो मैसेज आपकी आई वो फिर फाइनली वाली। तो ये देखो सही है, स्टेप 1 0.6 लेस देन 0.5 1 फॉल बैक वैल्यू और फाइनली 200% सही है ये। तो मैं ये इन्फो करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रही है, ठीक है। मैं इसको भी रन करके बता सकता था, फिर यार वीडियो ऐसे अप्रोक्स 2 आवर्स की बन रही है, फिर तो 2 आवर्स क्रॉस हो जाती। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, आप एंड टर्म का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। एंड दे आफ्टर आपने यहाँ पे व्यू एक्स जो स्टोर बनाते हैं, स्टोर बनाया, स्टोर में स्टेट आपने डिफाइन करा, वैल्यू आपने डिफाइन करी एम्प्टी, फिर उसके बाद म्यूटेशन, फिर उसके बाद एक्शन। तो म्यूटेशन को आप कैसे कॉल करते हो, कमिट, ठीक है, और जो आपकी एक्शन होती है उसको डिस्पैच कीवर्ड से। 2 चीजें मैंने बताई, और क्या इसके बारे में, और इसके बारे में म्यूटेशन में आपने सिंक्रोनस मेथड ऑपरेशन जो बोलते हो वो करते हैं, और एक्शन में आप क्या करते हो, एक्शन में आप एसिंक्रोनस आप करते हो, ठीक है, ASYNC, ठीक है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ऑन द टॉप ऑफ दैट इसमें एसिंक्रोनस तो करते ही हैं, और इसमें आप फिर सिंक्रोनस मेथड को कॉल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो सिंक्रोनस को कॉल करने के लिए कमिट लगता है, देखो एसिंक है ना ये, इसके अंदर हमने कमिट कॉल करा है क्या, तो फंक्शन का नेम सेट वैल्यू ये है, तो हमने सिंक्रोनस वाले को यहाँ पे कॉल करा है। तो 3-4 चीजें आप यहाँ पे समझ रही हो, ठीक है, बहुत अच्छे। एंड अब देखते हैं कोड क्या है। तो वैल्यू आपने म्यूटेशन में आपने सेट वैल्यू की 2 चीज होती है, यहाँ पे आपने दिया है स्टेट और पेलोड, ठीक है।
और फिर आपने स्टेट में जो पेलोड आपका जो वैल्यू आ रही होगी उसको आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि जी ये वैल्यू आपकी। स्टेट क्यों देते हैं? ताकि स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकें, जैसे सामने करा स्टेट डॉट वैल्यू, उसमें आपने पेलोड डाल दिया। फिर एक्शन में आपने क्या करा, यहाँ कमिट देते हो जो आपकी होती है फेच वैल्यू कमिट करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कमिट दिया है और देखो अगर जनरली तो हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर आपको कॉल करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट डॉट कमिट, ठीक है। तो आप वो इंस्टेड करो उससे अच्छा डायरेक्ट कमिट को यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लो ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। तो आपने कमिट करा, कमिट आपने डी देखो अब एक चीज मान के चलो, सपोज करो ये ब्रैकेट नहीं होते, डायरेक्ट आपने कमिट को कॉल करा है तो इशू आती है। हाँ, अगर आपने कमिट डॉट कमिट कॉल करा होता तो इशू नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट है देख लेना। फिर आपने यहाँ पे सिमुलेट करा जी की एक मतलब एपीआई कॉल लग रही है, सेट टाइम आउट प्रॉमिस है, रिजॉल्व हो रही है, जो कि आधे सेकंड का वक्त लेगी और वो ये रिटर्न करेगी एपीआई वैल्यू, ठीक है। रेस्पॉन्स में एपीआई वैल्यू आएगा और रिस्पॉन्स कीवर्ड में मतलब ये वेरिएबल में एपीआई वैल्यू नाम की स्ट्रिंग आपकी स्टोर होगी। और फिर इसी स्ट्रिंग को आपने क्या करा, इसी स्ट्रिंग को एज अ पेलोड, यहाँ जो देखो ये जो आपकी पेलोड है, ये रिस्पॉन्स यही तो आपकी पेलोड है ना, तो इसमें आपने एपीआई वैल्यू को पास कर दिया सेट वैल्यू में। तो सेट स्टेट में आपकी स्टेट में जो वैल्यू डिफाइंड है वेरिएबल, इसमें क्या होगा, एपीआई वैल्यू सेट करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कैसे स्टोर काम कर रहा है। देयर आफ्टर यहाँ पे एक आपने वैल्यू दिखा रखी है, जो वैल्यू ऊपर आपने स्टेट में दिया ना उसी को आपने यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाया, ये व्यू डॉट ऐप की चीजें, और यहाँ पे वैल्यू दिखाई है। फिर एक बटन है जो कि अपडेट वैल्यू को कॉल करता है। तो जब अपडेट वैल्यू कॉल होती है तो वो क्या कॉल करती है, एसिंक्रोनस है, और ये दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच फेच वैल्यू को कॉल कर देती है कि जो फेच वैल्यू स्टोर में है ना, फेच वैल्यू देखो, फेच वैल्यू क्या है, फेच वैल्यू एसिंक्रोनस ऑपरेशन है जो कि एक्शंस में डिफाइंड है, तो इसको कॉल कर देगी। इसको कॉल कर देगी तो ये क्या कर रहा है, एपीआई वैल्यू को स्टोर कर रहा है वैल्यू में। तो जाहिर सी बात है, आप पैराग्राफ में इस वैल्यू कीवर्ड वेरिएबल को दिखाया तो वो क्या प्रिंट करेगा, एपीआई वैल्यू। बिल्कुल 200% सही, यही पूछ रहा था कि पी टैग में आपका क्या आएगा, तो एपीआई वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो जावा स्क्रिप्ट कोड, और यहाँ पे आपने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाई है न्यू फेच करके, और ये यूआरएल ले रहा है, क्या एसिंक्रोनस फंक्शन। अब गौर करना इंपॉर्टेंट है, देखो दो ट्राई कैच है, एक तो ये बड़ी वाली आपकी ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ से लेके जी यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ कैच चल रही है। और अब इस ट्राई वाले में ना भाई एक और ट्राई है यहाँ पे, इस पूरे ट्राई में एक और ट्राई है और एक और कैच है, ठीक है, ठीक। तो आपने बोला जो यूआरएल आ रहा है सबसे पहले उसको कंसोल में प्रिंट करवाओ, फिर फेच को कॉल करो अवेट लगा के, और अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है ना, फिर आप एचटीटीपी एरर और जो स्टेटस कोड आया वो दे दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करा जी, फिर उसके बाद आप अपने आप ये एक अब इंटरनल जो नेस्टेड ट्राई कैच थी उसको चलाई आपने और बोला अवेट, और जो डाटा आ रहा है यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आपका आ रहा है डॉट जेसन कॉल कर दो, ठीक है, अच्छी चीज है। अगर डाटा आ रहा है जो डॉट जेसन करके हम कॉल कर लेते हैं, सही है, क्या इशू है। और फिर डाटा को प्रिंट कर दो, अगर यहाँ पे एरर आया तो एरर दे देना, और अगर कैच वाला जो ये आपका ये चल गया तो बोल देना डाटा इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल करके, ठीक है। तो ये चीज है। और अब यहाँ मतलब देखो अब तक तो आपको ठीक लग रहा होगा, सारी चीजें ठीक है, यहाँ डाटा प्रिंट हो जाएगा, यही होगा ना, यही लग रहा होगा, बट यहाँ एक कैच है, अरे गला बैठा चल रहा है। तो यहाँ ये है आपका एक कैच कि जी आपने जो इसको कॉल करा ना इस यूआरएल को कि एपीआई यूजर 23, ये कोई डाटा नहीं दे रहा भाई, ये एक वैलिड एचटीएमएल आउटपुट रिटर्न कर रहा है आपका, ठीक है। क्या कर रहा है, एचटीएमएल आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो भाई अगर डाटा होगी जेसन सीरियलाइजेबल करने के लिए तब तो आप उसको सीरियलाइज करोगे ना, और ये आपको एचटीएमएल बॉडी रिटर्न करे, तो एचटीएमएल बॉडी को थोड़ी आप जेसन करते हो। तो ये यहीं पे इशू है, ये जो आपका है ना यही इशू हो गया, गलत है ये, क्योंकि देखो जब भी डॉट जेसन कॉल करोगे तो आप बॉडी आपकी वैलिड जेसन है तब भी आप उसके ऊपर जेसन कॉल करते हो, अगर वैलिड है तो लाइक डाटा आ रहा है तो। बट अगर एचटीएमएल आ रहा है, यहाँ देखो इसने क्या बोला, इसने बोला जी एचटीएमएल आउटपुट में मिलेगा, भाई एचटीएमएल में तो हो सकता है पी टैग मिले और उसमें कोई डाटा हो, ठीक है, एच टैग मिले उसमें, भाई इसको कैसे जेसन में चेंज कर रहे हो आप, जेसन में तो ऑब्जेक्ट है कोई एरे है उसको चेंज करते हो ना जनरली। तो ये आपका बोल देगा डाटा इज नॉट सीरियलाइजेबल करके, जो ये इशू है ये अब मतलब जो कैच ब्लॉक चल जाएगा, और ये यहाँ पे बोल देगा भाई ट्राई नहीं चलना, कैच चलेगा, और जब कैच चलेगा तो ये आपका यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये चीजें सिंटैक्स एरर ये आपका दे देगा कि इनवैलिड जेसन, और इसको कौन कॉट करेगा, तो इसको ये कैच वाली जो है ये यहाँ पे जैसे ही देखो
आप बोलोगे अच्छा एक बार बताओ यहाँ इशू आया तो ये क्या चलता ना, भाई यही चला है, इशू यहाँ आई है, रिक्वेस्ट यहीं गई है तो इसने एरर थ्रो करा। अब एक बात बताओ, ये जो आपकी ट्राई कैच ये वाली है, ये किसके अंदर आ रही है, ये इस बड़ी वाली ट्राई के अंदर आ रही है और इसके अंदर एरर थ्रो करा गया है। तो कौन सा कैच चलेगा, ये जो बड़ी वाली कैच की वैल्यू है ना वो चलेगी, डेटा इज नॉट सीरियलाइजेबल। तो जी डेटा इज नॉट सीरियलाइजेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, तो बट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वो देख लेना, जब भी आप डॉट जेसन कॉल करो ना तो भाई वैलिड होनी चाहिए तभी कॉल करोगे, एचटीएमएल वगैरह पे नहीं होना, वैलिड डाटा आना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पे फ्लास्क और रेडिस का यूज करा गया है, ठीक है, दोनों के यूज से रेडिस कैशिंग करी गई है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, जब भी आप देखोगे ना @ कैश ये डेकोरेटर और इसके ऊपर क्या कॉल हुआ है डॉट कैश, और इसमें टाइम आउट दिया है 60 करके, ठीक है जी, कि 60 सेकेंड्स वगैरह जो भी होंगे उसके लिए। और अब इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसने एक की प्रीफिक्स, आई नो मैंने ये सिंटैक्स शायद डिस्कस नहीं करा है आपके साथ, तो की प्रीफिक्स दिया और इसने बोला है कंप्यूट, ठीक है। तो जो भी, अब इसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे x10 आए 20 आए, जनरली कैशिंग में मैंने क्या बोला है कि जब जब वैल्यू सेम आती है ना, डिपेंडेंसी चेंज नहीं होती, कैश करता है। जैसे 10 और 20 आया, नेक्स्ट टाइम भी 10 x = 10 y = 20 बोलूं, फिर मैंने बोला x = 10 और y = 20, तो कैश्ड वैल्यू है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा उसको, कैशिंग से आपको निकाल के देगा। बट अगर मैं बोलूं x = 5 y = 8, फिर क्या भाई, फिर वो ये वैल्यू थोड़ी कैश्ड है, वो फिर से चलेगा। बट यहाँ कैच ये है कि इसने बोला की प्रीफिक्स कंप्यूट, मतलब भाई कोई भी रिक्वेस्ट आए ना इस राउट पे, अगर कंप्यूट नाम की राउट आपकी एंड पॉइंट आ रही है, उसके बाद कुछ भी वैल्यू है, चाहे वैल्यू चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने इसको कंप्यूट कर लिया है, जो कैश करेगा फिर वही रिटर्न करेगा। खैर, तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करा कि कैश की टाइप रेडिस है, होस्ट आपका लोकल होस्ट है जो पोर्ट है, फिर आपने कैश नाम की इंस्टेंस में हम ये ऐप को डालते हैं, जो ऐप हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, फ्लास्क की। फिर एक मेथड है कंप्यूट, इसमें एक्स वाई ले रहा है, सपोज करो एक्स आपकी 10 आई वाई 20 आई, तो 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 10 10 इंटू आई मीन टू से 10 इंटू 20 भाई, ये आपकी अप्रोक्स हो जाती है 200, ठीक है। और आपने रिजल्ट रिटर्न करा, मतलब 200 यहाँ से रिटर्न करा। अब यहाँ क्या हुआ कि आपने इस राउट को कॉल करा, किसको, तो इसको दी कंप्यूट, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू इंट में, फिर वाई की वैल्यू इंट में, और फिर कैश करा आपने। और अब यहाँ पे कंप्यूट मेथड कॉल होता है, और ये किसको कॉल करता है, तो भाई इसने इसको कॉल करा कंप्यूट वैल्यू को एक्स और वाई वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो एक्स वाई देंगे दोनों को इंटू करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो इसमें आएगा, और उसने इसी को जेसोनिफाई करके डाल दिया। यहाँ तक समझ रहे हो। बट द पॉइंट इज, दो रिक्वेस्ट गई है भाई, एक रिक्वेस्ट है कंप्यूट, उसके बाद 10, उसके मतलब एक्स इसमें 10 है, वाई 20 है, दूसरी रिक्वेस्ट में एक्स 5 है, ये 20 है और वाई 20 है। जनरली तो आप बोलोगे भाई एक्स और वाई की वैल्यू बदल गई, तो कैशिंग का क्या ही बेनिफिट यहाँ पे। बट यहाँ भी क्या हुआ, कैशिंग विद इन 60 सेकंड। तो यहाँ कैशिंग का क्या हुआ कि इसने की प्रीफिक्स दे रखी है कंप्यूट करके, तो आपने जब की प्रीफिक्स भाई कंप्यूट करके दे दिया ना, तो कैश की स्टार्ट मतलब स्टार्ट करेगा कंप्यूट से, बिकॉज की प्रीफिक्स, गौर से सुनना, की प्रीफिक्स जो होती है आपकी कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है, कैशिंग की इनकॉर्पोरेट नहीं करती, इसको शामिल नहीं करती राउट पैरामीटर में, इसके बाद जो है एक्स वाई को बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपने तो कंप्यूट बोला है, तो पहला कंप्यूट चलेगा 10 और 20, 10 और 20 2 200 भाई, वही कैशिंग में आ गई। आप दो बार चला लो तो दोनों बार रिजल्ट वही जेसोनिफाई होगा 200 करके, 10 इंटू 20 आपका क्या होता है 200। दूसरी बार तो इसके लिए चल ही नहीं, क्योंकि कैश हो चुका है, कैश से ही वैल्यू निकाल के देंगी। तो दो बार आपने चलाया तो 200 रिजल्ट कुछ ऐसा जैसे यहाँ पे है ना, जेसोनिफाई करा आपने, वो प्रिंट कर देगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। बोला सब, ऊपर जो क्वेश्चन है उससे 3-4 सब क्वेश्चन दे रखे, तो यहाँ इसने बोला विच कोड स्निपेट प्रेजेंट वेब हुक्स रिसीवर। देखो ऊपर कई सारे कोड स्निपेट है, और बोला कौन वेब हुक देगा। तो वेब हुक के बारे में क्या जानते हो भाई, ये पुश करता है, पहली चीज ये पोस्ट मेथड पे काम करता है। दो चीज जाना हमने, अब हम देखते हैं ये दोनों चीज किस में हो रही है, क्या इसमें हो रही है क्या। ये जो आपने इंपोर्ट रिक्वेस्ट वगैरह करके दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्लाइंट यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट करके उसको प्रिंट करा ले रहा है। तो ये तो अपन लोग का ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता कि बस सिंपल रिक्वेस्ट रिसीव यहाँ चल रही है, ये चीजें ठीक है। बी वाले स्निपेट में देखते हैं, इसने यहाँ पे बोला कि भाई मेथड पोस्ट चलेगी, यहाँ तक तो ठीक था।
फिर आपने बी को यहाँ पे प्रिंट भी करवाया, स्टेटस कोड ओके दिया, मतलब पुश कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही है ये। वेब हुक के लिए जो कोड है वो स्निपेट बी की सही है 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि भाई कौन सा कोड स्निपेट पबसब के लिए सही है, वही पब्लिकेशन सब्सक्राइबर जो आप बोलते हो। तो पबसब में क्या होता है आपका, पबसब में आपका क्या होता है, जब पबसब की बात करते हो कि जो आपकी डेटा है ना वो आपकी स्ट्रीम में जाते रहती है, ठीक है। जो डेटा आप देते हो कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनली स्ट्रीम में जाते रहती है पबसब में, जो मैंने ऊपर बताया। बाय द वे सैलरी की चीजें मैंने जो बताई थी आपको, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ये टेबल मैंने दिखाया तो मैंने बोलता सॉरी मैसेज ब्रोकर में कैन सपोर्ट पबसब, और जो मैंने ऊपर यूनिडायरेक्शनल वगैरह बताया था आपको, स्पेशली यूनिडायरेक्शनल तो मैंने एसएससी के सब्जेक्ट में बताया था, पबसब में यही होता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअसली जो आपकी स्ट्रीम है ना उसकी सप्लाई चाहिए मोर और लेस आपकी, ठीक है। एसएससी स्ट्रीम बोलो उसकी आपको सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, स्ट्रीम की सप्लाई चाहिए कंटिन्यूअसली, ये सही होगा भाई, यही स्निपेट। यहाँ स्ट्रीम है और 5-5 सेकेंड वेट करके आप डाटा कंटिन्यूअसली भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, स्ट्रीम स्लैश राउट, और ये आपका रेस्पॉन्स में स्ट्रीम, और ये मीम टाइप जो है माइम टाइप जिसको आप बोलते हो कि ये टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम जा रहा है, तो ये सही है। कंटिन्यूअसली जैसे रेडियो ऑन करते हो तो आपके पास डाटा आ रहा है, समा वैसे ही सपोज करो। तो कौन सी स्निपेट इसके ऊपर फिट हुई, स्निपेट सी वाली, ये वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं है यहाँ पे बाय द वे। अच्छा ये स्निपेट क्या बता रहा है, तो ये स्निपेट है ना भाई आपका, ये आपके यहाँ पे पोलिंग बता रही है, ठीक है, क्लासिक पोलिंग आप इसको बोल सकते हो। तो ये चीज आपके यहाँ पे बता रही है, और ये आपकी क्या बता रही थी, तो एसएसई बता रही थी, सॉरी एसएसई। एसएसई में आप क्या होता है आपका, तो सर्वर सेंट इवेंट्स, तो सर्वर से क्लाइंट तक, मल्टीपल क्लाइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे जाती है ये चीजें। और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, सर्वर कंटिन्यूअसली पुश करता रहता है इवेंट को क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आपकी पोलिंग हो रही है कि पोल कर रहे हो बार 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 बार, हर एक 10 सेकेंड के बाद ये चीजें चलेंगी, तो ये चीज हो गई। आई होप आप कोड आइडेंटिफाई करना समझ चुके हो। एंड आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यू राउटर से, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता ही है। तो आपने यहाँ पे राउटर व्यू डिफाइन करा, ठीक है। एंड आई होप आपको पता हो जो राउटर व्यू आपकी होती है उसकी फंक्शनलिटीज क्या होती है, आप इसको डिफाइन करते हो, ठीक है। तो जो आपको जो दिखता है और जो चीजें स्टेट चेंज होती है, जो लाइक आपने बोला स्लैश होम पे ना, होम की कंपोनेंट दिखाओ, तो वो इसी के थ्रू होती है जो आपको दिख रहा है। एंड दे आफ्टर राउटर में आते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपने script.js में एक एरर टेम्पलेट बनाई है जिसमें आप दिखाओगे पेज नोट फाउंड। फिर आपने प्रोफाइल की एक बनाई है, मतलब प्रोफाइल की आपने कंपोनेंट बनाई है, इसमें आपने डिव में बोला है अगर यूजर है तो यूजर का नेम और यूजर की स्टेट दिखा दो, नेम के तौर पे नेम, और उसकी वैल्यू की यूजर का नेम, स्टेट में यूजर का स्टेट जो भी होगा वो। एंड अगर इफ एल्स, अगर देखो भी इफ आपने बाइंडिंग करी, अगर ये ट्रू है तो ये, एल्स आपका अननोन यूजर आप यहाँ पे देना। तो और डेटा में आपने दिया है कि रिटर्न करेगी प्रोफाइल्स नाम की एरे, और इसमें ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट में बंदा है जिसकी आईडी है नेम एनिमेस है, एनिमेशन रख देते, और स्टेट है एमपी है, ठीक है, और ये गोवा है और ये अर्नब है आपका। तो दो आपके पास प्रोफाइल है, एक प्रोफाइल है मतलब दो कंपोनेंट है, एक प्रोफाइल और एक एरर। और फिर कंप्यूटर डिफाइन करा है, तो जब आप कंप्यूटर डिफाइन करा है आपने, तो कंप्यूटर के अंदर आपने क्या दिया है, आपने आई होप आपको पता हो कंप्यूटर क्या करता है। तो ये मैंने व्यू में कवर करा है, देख लेना आप। तो इसने बोला यूजर नाम की मेथड बनाई इसने, और इसने बोला दिस डॉट प्रोफाइल्स डॉट फाइंड प्रोफाइल, मतलब ये जो प्रोफाइल है ना फाइंड करो प्रोफाइल को, और ऐसी प्रोफाइल को फाइंड करो जिस प्रोफाइल की आईडी जो राउट में जो पैरम से आ रही है ना आईडी उसके सेम, मतलब किसी ने राउट में 1235 भेजा है तो भाई इसी यूजर को फाइंड करो, इसी यूजर को रिटर्न करो, ठीक है। और यहाँ पे इसने अपने भी इफ यूजर बोला है, अगर यूजर आ रहा है तो नेम और स्टेट प्रिंट करो, एल्स अननोन। तो हमारा टारगेट ये है कि पैराम्स में जो आईडी आ रही है ना भाई वो इन दोनों में से कोई एक हो, सुनो। और फिर आपने यहाँ पे कंप्यूटर डिफाइन करा है, वही चीजें फिर से आ गई कोड में। और यहाँ पे आपने बोला अगर प्रोफाइल आईडी आ रही है, प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल के बाद कोई आईडी आ रही है, अगर ये एंड पॉइंट आ रहा है तो प्रोफाइल वाली कंपोनेंट दिखाओ, अगर स्टार आ गया ना कुछ और ही आ गया तो एरर वाली दिखाना। और यहाँ पे आपने व्यू राउटर के इंस्टेंस में इसको रजिस्टर करा है यहाँ पे। और यहाँ आपने बोला सबसे पहले कि भाई यहाँ पे हैश, ये हैश प्रोफाइल 1235, तो आपने बोला भाई अगर स्लैश प्रोफाइल आएगी तो प्रोफाइल, एल्स एरर। भाई यहाँ एरर नहीं दिखाओगे, क्योंकि होता क्या है जब आप हिस्ट्री मोड को यहाँ पे इसी के अंदर
जब आप हिस्ट्री मोड को मोड उसकी जो होती है, सॉरी नोट हिस्ट्री मोड, सॉरी मोड, अगर आपने हिस्ट्री करके की वैल्यू डिफाइन करा है ना इसके अंदर, मोड मोड हिस्ट्री, फिर आपको ये आई मीन टू से इस प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक इस एंड पॉइंट से पहले ये हैश की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपने तो हिस्ट्री दी नहीं है तो आपको हैश देना होता है, जो कि सही है, नहीं देते तो इशू होता। तो लाइक क्या रेंडर होगा भाई, प्रोफाइल के बाद आईडी क्या है 1235, तो 1235 कंप्यूट के अंदर जाएगा और देखेगा 1235 आईडी किसी है, तो अर्नव की है, भाई का स्टेट गोवा है तो अर्नव और गोवा प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे नेम अर्नव स्टेट गोवा प्रिंट हो गया। फिर आपने बोली प्रोफाइल में अर्नब आपने दिया, ठीक है भाई, बट आईडी भी तो कुछ देते, तो आपने प्रोफाइल आईडी वाली एंड पॉइंट तो कॉल कर ही नहीं, सिर्फ प्रोफाइल दिया है, तो आपकी स्टार वाली कॉल होगी और ये एरर दिखा रही है, तो आपकी अननोन यूजर करके जो चीजें हैं वो आपकी दिखा देगी, क्योंकि आपकी एरर वाली जो टेम्पलेट है वो पेज नोट फाउंड वगैरह आपकी यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। एंड वेट, हाँ जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, वेट, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गौर करना, आपने अगर यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल बोला है ना, तो ये मैंने अभी लाइक मिस्टेक करा है, तो आपने जो स्लैश प्रोफाइल बोला है, स्लैश प्रोफाइल के बाद आईडी आपने भले ही ना दी हो, बट आईडी नल हो, ठीक है, नल अनडिफाइंड जो बोलो, तो यहाँ पे यही चलेगा, ये नहीं चलना आपका, एरर वाला नहीं चलेगा, यही तो प्रोफाइल वाले कंपोनेंट में जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि अच्छा यूजर की तो आईडी कुछ मिली नहीं भाई, तो यूजर कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाया, अगर यूजर रिटर्न कर रहा है तो नेम और स्टेट प्रिंट करो, एल्स में अननोन यूजर प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है अननोन यूजर प्रिंट होगा, ठीक है। तो भाई आई होप ये PYQ आपको हेल्प करे, सही लगे आपको, मैंने सारे कंसेप्ट कवर कर दिए, ठीक है, एट लास्ट सारी चीज। आप बोलोगे राउट तो आपने बताया नहीं, भाई मैंने आई मीन से लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करा है, फिर भी आपको राउट करना है, तो राउट Vue.js, और आप यहाँ पे W3 स्कूल पे जाओ और यहाँ पे आपको ये व्यू राउटिंग मिलेगी, इसको आप बस एक बार पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, एल्स लाइक मेरी लेक्चर देख रहे हो फिर तो मतलब बात ही नहीं है, ना समझ आएगा। तो ठीक है, मैं इसी के साथ इसको वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। एंड आई होप जो इसकी साइज से जो लेंथ वीडियो की वो थोड़ी लंबी हो गई है, यू गाइस गोना कॉप अप विद दैट, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन।